डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। विरोधी का उपनाम देखते ही पूरी स्क्रीन पर सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सब लोग भड़क उठे। अरे यार, हम इस बंदे से अचानक कैसे भिड़ गए? दुश्मन तो संकरी राह पर ही मिलते हैं। सुबह सुबह ही हमारा सामना एक भूत से हो गया। विरोधी स्ट्रीमर का उपनाम वेई यू था, जो पूरी तरह से ग्रीन टी बिच एक घटिया औरत थी। अंदर की बात जानने वाले कुछ खिलाड़ियों के अनुसार ये स्ट्रीमर अक्सर तस्करी में लिप्त रहती थी और अच्छी इंसान नहीं थी। लेकिन अगर कोई औरत बुराई करने को तैयार हो तो पैसा तो अपने आप ही मिल जाता है, खासकर इस इंटरनेट पर जो विकृत मानसिकता वाले लोगों से भरा है। एलएसपी। जाहिर है, वेई यू के कई काबिल विकृत मानसिकता वाले एलएसपी खिलाड़ी थे, जिनमें वह गॉड नाम का एक खिलाड़ी भी शामिल था, जिसने पहले लिटिल मैचेस्टिक पर नजरें गड़ा रखी थीं। ठुकराए जाने के बाद से वह अक्सर लड़ाइयों में उसे निशाना बनाता था। इतना ही नहीं, इस खिलाड़ी में कुछ ताकत भी थी। कई बार लिटिल मैचेस्टिक की टीम ने क्राउड फंडिंग के जरिए पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वेई यू ने उन्हें अकेले ही हरा दिया। जब वेई यू को पता चला तो उसने स्वाभाविक रूप से लिटिल मैचेस्टिक से जुड़ने के हर संभव प्रयास किए, यहाँ तक कि वह अक्सर नकली खातों का इस्तेमाल करके लिटिल मैचेस्टिक पर नजर रखती थी ताकि इस बड़े भाई से उपहार प्राप्त कर सके। जब भी वह कोई रैंडम पीके शुरू करती, वेई यू मैच बटन भी दबा देती, जिससे जुड़ने की संभावना बढ़ जाती। एक बार जुड़ जाने पर वह स्वाभाविक रूप से युद्ध देवता को लिटिल मैचेस्टिक पर हमला करने के लिए बुलाती और उपहारों का जत्था बटोरने का मौका पा लेती। अरे, क्या ये लिटिल मैचेस्टिक है? क्या संयोग है, हम फिर से जुड़ गए। हमारे बड़े भाई युद्ध देवता आपसे लंबे समय से जुड़ना चाहते थे। व्यंग्यात्मक यिन और यांग आवाज सुनाई दी, जिससे लिटिल मैचेस्टिक के लाइव स्ट्रीम रूम में मौजूद खिलाड़ियों में गुस्से भरी गालियों की एक और लहर दौड़ गई। लिटिल मैचेस्टिक, हम इस राउंड को कैसे खेलें? चलो पेनल्टी तय करते हैं। ठीक है, तुम इस प्रक्रिया के दौरान कैमरे पर दिखाई दोगी और अगर हार गई तो गाना गाओगी। लिटिल मैचेस्टिक ने एक पल सोचा और फिर सीधे कहा, गाना? ये तो बोरिंग है। डॉइन पर तो बहुत सारे सर्टिफाइड सिंगर हैं। अगर बिग ब्रदर को गाना सुनना है तो वो जाकर सुन सकते हैं, है ना? तो फिर तुम क्या सजा सुझाते हो? वेई यू की व्यंग्य भरी बातों से लिटिल मैचेस्टिक को थोड़ी चिढ़ हुई। कैसा रहेगा ये? ब्रदर वॉर गॉड ने कहा कि इसमें दौड़ना शामिल है। अगर हार गए तो अपने चेहरे पर एक बड़ा कछुआ बनाओ और अपनी गर्दन पर अनचाहा लिखो। ये शब्द सुनते ही लाइव स्ट्रीम रूम में हंगामा मच गया। इसे काट दो, ये हद है, ये तो सरासर बेइज्जती है। ये लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं। कितने बेशर्म हैं। वह बिग ब्रदर्स को आकर्षित करने के लिए इस तरह की सनसनीखेज खबरों पर निर्भर करती है, वरना वह पैसे कैसे कमाएगी? जैसे कि विरोधी खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया पहले से ही भांपते हुए वेई यू ने फिर से बोलना शुरू किया। क्या तुम हार मानने से डर रहे हो? यही तो होना था, हारे हुए लोगों का झुंड जो मुफ्त में देखना चाहते हैं। जब बात पीके की आती है तो तुम बेकार हो और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। बोलने के बाद उसने अपनी छोटी उंगली से अंगूठा नीचे करके उकसाने का इशारा भी किया। धिक्कार है, हम उसे बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। लड़ो भाइयों, जाओ और अपनी टीम को मजबूत करो। इतने लोगों के साथ मुझे विश्वास नहीं होता कि हम विरोधी को हरा नहीं सकते। बिल्कुल सही, मैंने अभी उनकी टीम देखी। भले ही वॉर गॉड वहां है, उनके पास सिर्फ 5 लोग हैं और बाकी लोग ज्यादा से ज्यादा लेवल 20 के हैं। हमें जीत जाना चाहिए। ठीक है, मैं 300 का योगदान दूंगा। अभी योगदान देने जा रहा हूँ। मेरी क्षमता सीमित है, लेकिन मैं भी 300 का योगदान दूंगा। ज्यादा से ज्यादा अगले कुछ दिनों तक मुझे इंस्टेंट नूडल्स ही खाने पड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वेई यू के उकसावे से सभी उत्तेजित हो गए। यही तो वह देखना चाहती थी। अगर लिटिल मैचेस्टिक की टीम को पर्याप्त वोट नहीं मिलते तो उसके बिग ब्रदर से मिले वोट नहीं बढ़ते। जहां तक उसकी बात है, वह बिल्कुल नहीं हारेगी। उसे निजी संदेशों से पता चला था कि वॉर गॉड नाम के इस खिलाड़ी के पास 2 फैक्ट्रियां हैं। भला वह लिटिल मैचेस्टिक के कमरे के इस अव्यवस्थित समूह से कैसे हार सकती थी? पीके शुरू हुआ। 5 मिनट का समय निर्धारित था। तुरंत ही वेई यू की टीम के वॉर गॉड ने 3000 अंक बना लिए, जो 300 युआन के बराबर थे, क्योंकि डॉइन का अनुपात 1:10 है। लिटिल मैचेस्टिक की टीम भी पीछे नहीं थी। कई खिलाड़ियों ने मिलकर जल्दी ही 3500 अंक बना लिए। जल्दी करो और भागना शुरू करो। बिल्कुल, घटिया स्ट्रीमर हारने पर भी भागने से मना कर रही है। चूंकि स्कोर उसके प्रतिद्वंद्वी से अधिक था, वेई यू ने तुरंत उठकर भागने के बजाय वोटों के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। लिटिल मैचेस्टिक की टीम के खिलाड़ी शोर मचाने लगे और कुछ तो विरोधी टीम के लाइव स्ट्रीम रूम में घुसकर चिल्लाने लगे कि स्ट्रीमर वादा तोड़ रहा है।
लेकिन कुछ ही देर बाद विरोधी टीम के वॉर गॉड ने फिर से स्कोर किया, सीधे रॉकेट दागकर कुल स्कोर 13,000 तक पहुंचा दिया। जल्दी क्या है, क्या तुमने बिग ब्रदर वॉर गॉड को रॉकेट दागते नहीं देखा? तुम सब गंवार हो। लिटिल मैचेस्टिक, उठो और भागो। अपनी टीम का स्कोर अचानक उनकी टीम से आगे निकलते देख वे यूं खुशी से झूम उठी और बेहद इतराए। लिटिल मैचेस्टिक ने कुछ नहीं कहा, वह बस खड़ी हुई और भागने लगी। भाइयों, उन्हें पीछे छोड़ दो, हमारी संख्या बल है, ये स्कोर हम हासिल कर सकते हैं। चिल्लाने वाले भाई ने तुरंत सबसे पहले 120 युआन की स्पोर्ट्स कार उपहार में भेजी। इसके बाद कई अन्य लोगों ने भी स्पोर्ट्स कार भेजी। स्को को अपने से आगे निकलते देख युद्ध देवता ने व्यंग्य किया और उपहारों की सूची पर फिर से क्लिक किया। स्वॉशटिल्ड, विरोधी का स्को पल भर में 10,000 अंक और बढ़ गया। धन्यवाद बड़े भाई युद्ध देवता, एक और रॉकेट के लिए। बड़े भाई युद्ध देवता बहुत शक्तिशाली हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वे यू बेहद उत्साहित होकर मीठी और नखरीली आवाज में बोलती रही। अरे यार, मैं तो पूरी ताकत लगा रही हूँ। एक खिलाड़ी ने तुरंत 300 हवाई जहाज भेज दिए, जिससे उसकी ध्वनि तरंगें मुद्रा खत्म हो गईं। मैं भी आ रहा हूँ। इस समय छोटी माचिस की तीली वाली टीम के खिलाड़ियों में एकता की लहर दौड़ गई। सभी ने योगदान देना शुरू कर दिया। एक ने स्पोर्ट्स कार भेजी, दूसरे ने हवाई जहाज और स्को फिर से बराबर हो गया। इस समय पी के समय का केवल आखिरी मिनट बचा था। ठीक है, मैं इन बेचारे लोगों के साथ खेलना बंद कर रही हूँ। युद्ध देवता ने लाइव स्ट्रीम रूम में संदेश टाइप करने के बाद जल्दी से उपहार सूची पर क्लिक किया। श्वास श्वास श्वास। उसने झटपट 5 रॉकेट दागे और स्को तुरंत 73,000 तक पहुंच गया, जिससे हेल्थ बार पूरी तरह से खत्म हो गई। ये देखकर सबका दिल बैठ गया। पिछले 23,000 अंक सबने मिलकर जमा किए थे। वे बस बराबरी करने ही वाले थे, लेकिन अब 50,000 अंक और जुड़ गए थे। भला वे बराबरी कैसे कर पाते? आखिर लिटिल मैचेस्टिक के कमरे में मौजूद खिलाड़ी ज्यादातर मजदूर और छात्र थे। उनके पास खर्च करने के लिए सीमित पैसे थे और वे इस तरह खेलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। खेल खत्म। सिस्टर चाई, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। माफ करना लिटिल मैचेस्टिक, मेरी ताकत सीमित है, मैं इससे आगे नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए लाइव स्ट्रीम रूम का माहौल उदास हो गया। हर कोई बेहद निराश था, फिर भी बेबस था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूँ। अगर हम हार गए तो हार गए, मैं पेनल्टी भर दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। छोटी माचिस की तीली अपने खिलाड़ियों को दिलासा देते हुए वहीं पर दौड़ती रही। क्या हुआ? क्या तुम हार मान रही हो? क्या बस इतनी ही ताकत बची है तुम्हारे पास? अभी तो तुम जोर जोर से चिल्ला रही थी ना। छोटी माचिस की तीली, तुम बहुत बेमन से दौड़ रही हो, थोड़ी मेहनत करो। इसी क्षण वे यू की ताना मारने वाली आवाज फिर से सुनाई दी। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? क्या तुमने पहले कभी जीता नहीं है? बिल्कुल, उस चेहरे को देखो, ये सचमुच घिनौना है। सबने उसे फिर से कोसना शुरू कर दिया। छी, तुम लोग बस जलनखोर हो, बस बकवास कर सकते हो। अगर काबिलियत है तो कुछ अंक बनाओ। हमारे बड़े भाई युद्ध देवता के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। कुछ बेचारे हारे हुए लोग लाइव स्ट्रीम देखने की कोशिश कर रहे हैं। वे यू ने सबसे अप्रिय बातें कहीं, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में अंक होने का मतलब है कि आप ही बॉस हैं। चाहे आप कितने भी असंतुष्ट क्यों न हो, अंकों के बिना आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। वे यू के व्यंग्य से युद्ध देवता काफी संतुष्ट थे। केवल कुछ ही सेकंड बचे थे और प्रतिद्वंद्वी के पास पलटवार करने की कोई क्षमता नहीं दिख रही थी, इसलिए युद्ध देवता लिटिल मैचेस्टिक की दयनीय हालत देखने के लिए तैयार थे जब वह खुद पर पानी डाल रही थी। उस औरत को अपनी औकात पता नहीं थी, उसे यही मिलना चाहिए था। हालांकि ठीक आखिरी सेकंड में लाइव स्ट्रीम रूम में अचानक 20 रॉकेट ऊपर उठे। स्को ने प्रतिद्वंद्वी को तुरंत हरा दिया और अंत में 223-215 से 73,000 पर समाप्त हुआ। जीत शब्द चमक उठा और दोनों लाइव स्ट्रीम रूम में अचानक सन्नाटा छा गया। अगले ही पल लिटिल मैचेस्टिक के लाइव स्ट्रीम रूम में हलचल मच गई। अरे बाप रे, क्या मैंने सही देखा? 20 मूली, धत्तेरे की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पियाओ इतनी अमीर होगी। तुम तो पहले बहुत शांत रहती थी। इस राउंड में मेरी छोटी माचिस की तीली सेना का दबदबा साफ दिख गया। बहुत बढ़िया, हाँ ए पियाओ, तुम कमाल हो। सभी ने खुशी से तालियां बजाईं, अपने सदमे से उबरते हुए। पहले का घुटन भरा माहौल गायब हो गया और कमरे में मौजूद सभी खिलाड़ियों ने भार्गव को टैग किया। ए पियाओ की रॉकेट बारिश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी माचिस की तीली ये देखकर दंग रह गई। अत्यधिक उत्साह में उसने अपना मुंह ढक लिया। स्ट्रीमिंग शुरू करने के बाद ये पहली बार था जब उसने इतने सारे रॉकेट देखे थे और रॉकेट के प्रभाव अभी भी सार्वजनिक स्क्रीन पर दिख रहे थे। इसके अलावा ये पहली बार था जब वह वेई यू को हराने में कामयाब हुई थी।
भले ही वह आमतौर पर शांत स्वभाव की थी, लेकिन वे यू द्वारा लगातार सताए जाने और परेशान किए जाने के बाद वह कम से कम एक बार तो जीतना ही चाहती थी। बहन चाय, कोई अजनबी मत बनना। भार्गव ने एक संदेश टाइप किया। बिल्कुल सही सिस्टर चाय, ब्रदर पियाओ हम में से ही एक हैं, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। सही कहा, लेकिन सिस्टर चाय अब समय आ गया है कि दूसरी तरफ वाली ग्रीन टी को ग्रेट टर्टल टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए। ठीक है, जल्दी करो और उसे सजा शुरू करवाओ। इस समय सभी दूसरी तरफ मिलने वाली सजा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इतने लंबे समय तक दमन सहने के बाद उन्हें आखिरकार संतुष्टि मिली। दर्शकों का एक हिस्सा तो सीधे विरोधी पक्ष की ओर दौड़ पड़ा और सजा की मांग करने लगा। ये लोग खुलेआम लड़ने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए छल कपट और धोखेबाजी का सहारा लेते हैं। बेशर्म, वेई यू ने असंतुष्ट होकर कहा। बहाने मत बनाओ, पीके के नियम तावत चुराने पर रोक नहीं लगाते। 10 वोटों के बाद आप इसे चुरा सकते हैं। अगर आप अपने टावर की रक्षा नहीं करते तो किसे दोष देंगे? बिल्कुल सही, तुम बेकार हो, हार गए और अब पीछे हटना चाहते हो। कौन पीछे हट रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अगर हिम्मत है तो मुझसे खुलकर लड़ो। टावर चुराना कौन सा हुनर है? अगर काबिलियत है तो एक और मैच खेलो। लिटिल मैचस्टिक के स्ट्रीम से स्क्रीन पर लगातार मैसेज भेज रहे खिलाड़ियों को नज़रअंदाज करते हुए वेई यू ने उकसाना जारी रखा। वॉर गॉड भी टावर चुराने की घटना से नाराज था। उसने पहले एक साइड अकाउंट से स्ट्रीम चेक किया था। हालांकि वहां 30 से ज्यादा लोग थे, लेकिन वे ज्यादातर लेवल 2 से 5 के अकाउंट थे, जिन्हें डॉइन पर किसान अकाउंट यानी मुफ्तखोर कहा जाता है। केवल 3 लेवल 20 अकाउंट, 2 लेवल 25 अकाउंट और 1 लेवल 27 अकाउंट ही एक्टिव थे। डॉइन पर लेवल 30 तक पहुंचने में लगभग 6000 युआन का ही खर्चा आता है, इसलिए युद्ध शक्ति के मामले में लेवल 30 से नीचे के अधिकांश खातों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। इसलिए उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि 50,000 अंकों के अंतर के बावजूद भी उनका टावर चोरी हो सकता है। इसी समय युद्ध देवता ने भी कहा, वेई यू उनसे एक और राउंड लड़ने के लिए कहो। युद्ध देवता को ऐसा कहते देख वेई यू की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि युद्ध देवता गंभीर हो रहे हैं, जिसका मतलब था कि वह स्वाभाविक रूप से एक और अच्छी रकम जीत सकती है। ठीक है भाई युद्ध देवता, छोटी माचिस की तीली, चलो एक और मैच खेलते हैं। अगर तुम इस बार हार जाती हो तो सजा पहले जैसी ही होगी। अगर मैं हार जाता हूं तो पिछली सजा के अलावा मुझे 500 और स्क्वैट्स करने होंगे। छोटी माचिस की तीली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी समझ में भार्गव आमतौर पर जब भी आते थे तो बस आराम करते थे और लगभग कभी भी पीके मैचों में भाग नहीं लेते थे। उन्होंने उसे ज्यादा से ज्यादा एक 52 हॉट एयर बैलून दिया था। आज उन्हें एक साथ 20 रॉकेट देना आश्चर्य की बात थी। शायद यह उसे परेशान होते देखकर गुस्से में लिया गया कोई आवेगपूर्ण कदम था। आखिरकार उनकी पिछली अनौपचारिक बातचीत के आधार पर उसे लगा कि भार्गव की आर्थिक स्थिति औसत ही है। वह अपने समर्थकों की आर्थिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी, आखिर वे 1 साल से ज्यादा समय से उसके साथ थे। पिछले मैच में लगभग हर कोई जो योगदान दे सकता था उसने उसका साथ दिया था। अगर वे एक और राउंड खेलते तो उन्हें क्या फायदा होता? क्या हुआ, डरे हुए हो? क्या तुम सिर्फ एक राउंड जीतने में ही माहिर हो? मुझे तुम्हें नीचा दिखाने पर मजबूर मत करो। वह पियाओ कहाँ है जिसने अभी अभी टावर चुराया था? क्या तुम लड़ने वाले हो या नहीं? जैसे ही वेई यू ने उन्हें फिर से उकसाया, सबका ध्यान पियाओ पर केंद्रित हो गया। क्यों न हम लड़ें? दोस्तों, एक मैच जीतना ही काफी है। चलो बस गाना जारी रखें, ठीक है? इस डर से कि सबका दबाव भार्गव को असहज कर सकता है, लिटिल मैचस्टिक ने सबसे पहले बात की। बहन चाय, उससे लड़ो। उसी क्षण भार्गव ने सार्वजनिक स्क्रीन पर कुछ शब्द टाइप किए, जिससे पूरा लाइव स्ट्रीम रूम तुरंत उत्तेजित हो गया। शाबाश पियाओ, अब से तुम मेरे बड़े भाई हो। वाह, अगर तुम असहमत हो तो लड़ो। चलो उसे सबक सिखाओ। क्या हम सच में लड़ रहे हैं? छोटी माचिस की तीली ने चिंतित स्वर में फिर पूछा। लड़ो। भार्गव ने सार्वजनिक स्क्रीन पर एक शब्द टाइप करके अपनी बात की पुष्टि की। ठीक है, हम एक और मैच खेलेंगे। गहरी सांस लेते हुए छोटी माचिस की तीली ने पी के अनुरोध भेजा। हम देखते हैं इस बार तुम कैसे जीतते हो। इस बार युद्ध देवता ने शुरुआत से ही 30 रॉकेट दागे और उन्हें 300 रॉकेटों से कुचल दिया। 000 अंक। वाह भाई युद्ध देवता, 30 रॉकेटों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रतिद्वंद्वी, जल्दी करो। और वेई यू की घिनौनी प्यारी आवाज़ तुरंत मीठी हो गई। जैसे ही वह लिटिल मैचस्टिक से सजा देने की मांग करने वाली थी, वह प्रतिद्वंद्वी के स्कोर को देखकर एकदम से भयभीत हो गई, क्योंकि वह तुरंत हार गई थी। हे भगवान, कितने हुआजी हैं? 1.5 मिलियन अंक, 150, 000, इसका मतलब 50 हुआजी। हे भगवान, हर कोई हुआजी रेन की बात करता है, लेकिन मैंने पहले सिर्फ अफवाहें सुनी थीं। आज मैंने इसे अपनी आंखों से देखा।
अविश्वसनीय, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पियाओ एक छिपा हुआ दिव्य टाइकून है। जो कोई भी हुआजी रेन चला सकता है वह निश्चित रूप से अमीर है। आप कह सकते हैं कि पहला राउंड जल्दबाजी का नतीजा था, लेकिन दूसरे राउंड में प्रतिद्वंद्वी को तुरंत हराना जल्दबाजी से हासिल होने वाली बात नहीं है, यह असली शक्ति है। बिल्कुल भाई एपियाओ, आप बहुत सुंदर हैं। भाई एपियाओ, क्या आपको किसी एक एक्सेसरी की जरूरत है? मेरी सुंदरता बहन चाई से कम नहीं है और मैं अभी भी कुंवारी हूँ। ओह! उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हुआजी रेन की शक्ति निर्विवाद थी। न केवल लिटिल मैचेस्टिक के लाइव स्ट्रीम रूम में धमाका हुआ, बल्कि वे यू की टीम भी पल भर में अवाक रह गई। उन्हें पहले लगा था कि ये कुछ हारे हुए लोग हैं जो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जब इंस्टेंट किल बार दिखाई दिया तो ये साफ था कि ये एक बहुत ही ताकतवर प्रतिद्वंदी है। भाई युद्ध देवता, हमें क्या करना चाहिए? क्या करें? पहले उसे सजा दें फिर आगे बढ़ें। मैंने अभी उसे कम आंका था और मैं तैयार नहीं थी, लेकिन मुझे सच में नहीं लगता कि वो हमें बार बार तुरंत हरा सकता है। युद्ध देवता को लड़ाई जारी रखने के लिए कहते सुनकर वेई यू ने भी पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। पैसे के लिए सजा तो सजा ही होती है, इसलिए उसने अपने चेहरे पर एक बड़ा कछुआ बनाया और उसके बगल में मुझे कोई नहीं चाहता लिख दिया। हालांकि उसने 500 स्क्वैट्स नहीं किए। चलो एक और राउंड खेलते हैं, तब हम सारे स्क्वैट्स एक साथ कर लेंगे। चिंता मत करो, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। अभी भी लड़ रहे हो? लिटिल मैचेस्टिक ने भौहें चढ़ाईं। क्या ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा? तुम कहती हो लड़ाई और हम लड़ें। हम लड़ सकते हैं, लेकिन पहले सजा दो। बिल्कुल, वह सजा को टालती रहती है। लड़ने का क्या फ़ायदा? बस उसे फ़ोन काट दो। पीछे हटने वाली स्ट्रीमर बिल्कुल बेकार। उससे मत लड़ो, वह सिर्फ जीडीपी बढ़ाना चाहती है। वह बकवास है। मिली जुली राय देखकर वेई यू ने दांत पीसकर स्क्वैट्स शुरू कर दिए। काफ़ी देर बाद उसने आखिरकार 500 स्क्वैट्स पूरे किए और हौंफते हुए बोली, क्या इतना काफ़ी है? फिर से इतना कहकर उसने लिटिल मैचेस्टिक के सहमत होने या न होने की परवाह किए बिना सीधे पी के रिक्वेस्ट भेज दी। यह एक पियाओ, क्या हम अभी भी लड़ेंगे? लिटिल मैचेस्टिक ने झिझकते हुए पूछा। आज के इन 2 राउंड में ही उसे 170,000 से ज्यादा के उपहार मिल चुके थे। प्लेटफॉर्म द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद भी उसे आधा हिस्सा मिलेगा, जो उसके लिए एक अच्छी खासी आमदनी थी। लड़ो, भार्गव ने एक शब्द लिखकर ही अपना पक्का जवाब दिया। न तो वह बहुत ऊब गया था, न ही सिर्फ इसलिए कि उसके पास 1 अरब साउंड वेव्स थे और वह उन्हें खर्च करना चाहता था, बल्कि उसने पाया कि डॉइन पर खर्च करने के बाद सिस्टम के नोटिफिकेशन टोन ने उसे बताया कि 1 अरब साउंड वेव्स खर्च करने पर उसे 10 गुना कैशबैक मिलेगा। इसका क्या मतलब था? 1 अरब साउंड वेव्स खर्च करने के बाद उसे 1 अरब हुआशिया कॉइन्स मिलेंगे। इतना अच्छा मौका था तो भला वह इसे कैसे छोड़ सकता था? भाई पियाओ कमाल के हैं। वे सचमुच, अगर तुम असहमत हो तो लड़ो की भावना को पूरी तरह से साकार कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपका ही समर्थन करता हूँ। भाई पियाओ मेरे आदर्श हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भार्गव की तारीफों का एक और दौर शुरू हो गया। उसी समय पीके मैच फिर से शुरू हो गया। इस बार वॉर गॉड ने तुरंत 50 रॉकेट दागे, लेकिन नतीजा फिर भी एक तरफा हार ही रहा। ये क्या हो रहा है? क्या ये आदमी सच में पैसे को पैसे की तरह नहीं समझता? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। फिर से तुरंत हारने पर वॉर गॉड गुस्से में आ गया और अपना आपा खो बैठा। 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 12 मैच, 14वें मैच तक वॉर गॉड को एहसास हुआ कि उसके खाते में पैसे कम हैं और तब जाकर उसे होश आया। हे भगवान, इस आदमी ने अपने खाते में कितना पैसा निकाल लिया। इस समय भार्गव का डॉइन खाता भी सीधे लेवल 17 से लेवल 52 पर पहुंच गया। डिंग, इस बार कुल 24.8 मिलियन साउंड वेव्स खर्च किए गए, 10 गुना कैशबैक मिला। डिंग, होस्ट को अभी 10 गुना साउंड वेव कैशबैक मिला है, कुल 24.8 मिलियन युआन। इस तरह पैसे कमाना आरामदायक है, बस विरोधी थोड़ा कमजोर है। भार्गव ने सोचा, और उसे और भी जीतने की चाह थी। हर राउंड तुरंत जीतने का एहसास वाकई रोमांचक था। हालांकि आधे दिन बाद दूसरी तरफ का युद्ध देवता चिल्लाना बंद कर दिया तो ऐसा लगा कि उनकी सारी ताकत खत्म हो गई है। हे भगवान, भाई पियाओ पहले ही लेवल 52 पर पहुंच गए। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने एक ही बार में 2.4 मिलियन से अधिक खर्च कर दिए? हे भगवान, मेरा दिल, इतने में तो घर खरीदा जा सकता है ना? हाँ, अब सिस्टर चाई रातों रात अमीर हो जाएंगी। कितनी ईर्ष्या हो रही है। लाइव स्ट्रीम का माहौल बहुत ही जीवंत था और वे लगातार जीत का जश्न मना रहे थे। वहीं दूसरी ओर वेई यू बुरी तरह कांप रही थी। उसका चेहरा, जो कछुए की तरह सिकुड़ा हुआ था, पीला पड़ गया था। एक राउंड में 500 स्क्वैट्स और फिर 15 और राउंड, यानी 7500 स्क्वैट्स। हालांकि उसने इन 15 राउंड में काफ़ी मेहनत की थी, फिर भी वह इतनी डरी हुई थी कि उसके पैर कांपने लगे और वह बेहोश हो गई। धिक्कार है। दूसरी तरफ वाली बुढ़िया बेहोश हो गई।
मुझे लगता है वह नाटक कर रही है। 7500 स्क्वैट्स, मैं भी नाटक ही करती। धिक्कार है, आमतौर पर इतनी घमंडी, और ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे भाई एपियाओ ने अभी तक पूरी ताकत भी नहीं लगाई है और वह बेहोश हो गई। बेकार। देखते हैं, अगर आगे भी वह घमंडी होने की हिम्मत करे तो हम उसे पीट पीट कर मार डालेंगे। दूसरी तरफ का वो युद्ध देवता, तुम्हारी पत्नी हार गई और फिर बेहोश होने का नाटक किया। इससे तुम्हें बहुत बड़ा गर्व महसूस हो रहा है ना? सब लोग, उसका अपमान करना बंद करो, वो भी बेचारा है। उसने उसके लिए बहुत देर तक लड़ाई लड़ी, उसने पैसे कमाए और फिर बेहोश होने का नाटक करके उसे बीच में ही छोड़ दिया। बिल्कुल बेवकूफ़ है। हा, वेई यू को बेहोश होते देख लाइव स्ट्रीम में 30 से ज्यादा लोग उस पर हमला करने लगे। कुछ लोग तो युद्ध देवता को कोसने भी लगे, जिसने पहले भी कई बार जानबूझकर लिटिल मैचस्टिक को चुनौती दी थी और उसे सजा दिलवाई थी। अगर भार्गव ने आज दखल न दिया होता तो लिटिल मैचस्टिक का फिर से बुरा हाल हो जाता। हम्फ, तुमने 8000 ली की उड़ान भरी, मैं तुम्हें याद रखूंगा। इतना कहकर युद्ध देवता ने माइक छोड़ दिया और लाइव स्ट्रीम से बाहर निकल गया। ओटिल्ड हारकर भी अकड़ दिखा रहे हो, धिक्कार है। घृणा जोड़ 1 0086। पियाओ बहुत बढ़िया है। पियाओ बहुत बढ़िया है। युद्ध देवता को भी भागते देख लाइव स्ट्रीम पर लगातार ए पियाओ कमाल है चिल्लाते हुए स्क्रीन पर संदेशों की बाढ़ आ गई। भाई ए पियाओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं हैं। मैं ऑल द स्टार्स आर नॉट एज गुड एज यू आपको समर्पित करती हूँ। आंखों में आंसू लिए उत्साहित छोटी माचिस की तीली गाने लगी। इस समय उसका दिल उमड़ रहा था और उसके भीतर एक अनकहा बीज अंकुरित हो रहा था। मोहाई के लियांगटिंग युआन के एक विला में क्लांग टिल्डर, एक कांच का शराब का प्याला जमीन पर टूट गया। धत तेरे की, ये पियाओ कहाँ से आ गया? युवा स्वामी हूँ, परेशान मत होइए, क्या हुआ? मैं असल में उस छोटी स्ट्रीमर को सबक सिखाना चाहता था जिसने पिछली बार मुझे ठुकरा दिया था, लेकिन तभी अचानक उसकी तरफ से कोई आ गया। मैं पी के हार गया और गुस्से से अधमरा हो गया। डिंगा लिंग टिल्डर, तभी फोन की घंटी बजी। कॉलर आईडी देखकर पता चला कि वो वेई यू था। तुम्हें अभी भी कॉल करना आता है? अभी तो तुमने कमाल कर दिया, बेहोश होने का नाटक किया और मुझे बीच में ही छोड़ दिया। ओह यंग मास्टर हूँ, मैं सच में डर के मारे बेहोश हो गई थी। 7500 स्क्वैट्स, भला मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? गुस्सा मत होइए, मैं उठते ही माफ़ी मांगने के लिए कॉल कर गई थी, है ना? अगर माफ़ी से काम चल जाता तो पुलिस की क्या ज़रूरत पड़ती? गुस्सा मत होइए, तो बताइए मैं क्या करूं जिससे आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी बात मान लूंगी। ओह, तो अभी मेरे घर आ जाए और जब मैं आपसे मिलूंगी तो सोचूंगी कि आपको क्या सज़ा दूं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, लेकिन यंग मास्टर हूँ, आज के लिए आपको उनसे बदला लेने में मेरी मदद करनी होगी। क्या पूछने की भी ज़रूरत है? जब मेरा भाई अगले 2 दिनों में वापस आएगा तो मैं आपके लिए उनसे ज़रूर बदला ले लूँगा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, मेरा इंतज़ार कीजिए। फ़ोन रखते ही यंग मास्टर हू के होठों पर मुस्कान आ गई। शाओली, केले के देश से लाई हुई दवाइयाँ निकालो। आज रात मुझे अपना गुस्सा निकालना है। जी हाँ, यंग मास्टर हू। अगले दिन भार्गव जल्दी उठ गया। फेग्यांग जिले के भूखंड की नीलामी में भाग लेने के लिए विनीत के साथ उसकी मुलाकात तय थी। डिंग, आज का सामान सूचीबद्ध हो गया है। मालिक, कृपया देखें कि क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं। सामान, पैंग समूह की 20% हिस्सेदारी, कीमत 1 युआन। ये देखकर भार्गव दंग रह गया। क्या ये पैंग समूह के खिलाफ चुनौती थी? इससे उसे 20% और हिस्सेदारी मिल गई। इसके साथ ही अब उसके पास पैंग समूह की कुल 55% हिस्सेदारी हो गई। ये सिर्फ सबसे बड़ा शेयरधारक होना ही नहीं था, ये पूर्ण नियंत्रण था। उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जाने ही वाले थे कि प्रणव का फोन आ गया। श्री भार्गव, क्या आपने पैंग ग्रुप की 20% इक्विटी और हासिल कर ली है? अरे हाँ, फिलहाल मुझे कोई उपयुक्त निवेश नहीं मिला है ना? और मैं पैंग ग्रुप को लेकर काफ़ी आशावादी हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा और निवेश कर दिया है। ओह, मुझे लगा कि आप हमारे काम से असंतुष्ट हैं। मैं कैसे असंतुष्ट हो सकता हूँ? मैं प्रेसिडेंट पैंग को लेकर बहुत आशावादी हूँ। मैंने आपकी गरीबी से अमीरी तक की कहानी सुनी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं आपके करीब आना चाहता हूँ और आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रणव कांप उठा। जब उसने 0 से शुरुआत की थी तब वह काफ़ी निर्दयी था और उसने कई घिनौने काम किए थे। क्या भार्गव उसे चेतावनी देने के लिए ऐसा कह रहा है? उसे यह बताने के लिए कि उसे इतने हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो भार्गव ने 20% इक्विटी और क्यों हासिल की होती? मूल रूप से खुदरा निवेशकों से शेयर वापस खरीदने की व्यवस्था की गई थी ताकि जल्द से जल्द नियंत्रण हासिल किया जा सके। उन्होंने अंततः 4% हिस्सेदारी हासिल कर ली थी, जो उनके पास मौजूद 32% के साथ मिलकर भार्गव की 35% इक्विटी से कहीं अधिक थी।
लेकिन इससे पहले कि वे कुछ मिनटों के लिए इसका आनंद ले पाते, उन्हें खबर मिली कि भार्गव ने समूह की 20% इक्विटी और हासिल कर ली है। अब भार्गव पूर्ण नियंत्रण करने वाला पक्ष बन गया था और सत्ता हथियाने की उसकी लालसा बेकाबू हो गई थी। प्रणव जितना इसके बारे में सोचता उतना ही चिंतित होता जाता। भार्गव साधारण नहीं थे। हालांकि आंकड़ों से पता चलता था कि वे अभी युवा ही थे, लेकिन उनका हर कदम उन्हें अपने समय से आगे ले जाता हुआ प्रतीत होता था। प्रणव को यह पता नहीं था कि भार्गव की यह महज एक अनौपचारिक टिप्पणी थी। बिल्कुल नहीं, मुझे श्रीमान भार्गव से और भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। आप इतने युवा हैं और आपने इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। तुलना में मैंने अपने सारे साल व्यर्थ ही बिताए हैं। अध्यक्ष पांग, आप बहुत ही विनम्र हैं। मैं अपनी बात पर कायम हूं, समूह के मामलों को आप ही संभालें। जब तक मेरे हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, मैं प्रबंधन में दखल नहीं दूंगा। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं अब और बात नहीं करूंगा। ठीक है, अलविदा श्रीमान भार्गव। जब आप खाली हों, मैं आपको खाने पर ले चलूंगा। फोन रखने के बाद प्रणव अपनी कुर्सी पर धंस गया। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। शाओ वांग, भार्गव की सभी तस्वीरें हर विभाग को भेज दो। उन्हें बता दीजिए कि वे हमारे पैंग ग्रुप के नए अध्यक्ष हैं और मैं अब कार्यवाहक निदेशक हूं। सुनिश्चित करें कि वे सभी ध्यान से सुने। इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नाराज नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष पैंग, क्या हम इस तरह हार मान लेंगे? अगर हम हार नहीं मानते तो आप क्या कर सकते हैं? यह आदमी साधारण नहीं है। क्या कोई साधारण व्यक्ति चुपचाप हमारे समूह की 55% हिस्सेदारी इस तरह हासिल कर सकता है? खासकर यह आखिरी 20% हिस्सेदारी, जिसके लिए मैंने आपको बहुत भागदौड़ करवाई, बहुत जुगाड़ किया और इतने समय में हम सिर्फ 4% ही हासिल कर पाए। और वह उसने मिनटों में 20% हिस्सेदारी हासिल कर ली। क्या ये डरावना नहीं है? लेकिन अब एक बात निश्चित है, अगर हम पहले की तरह सामान्य रूप से काम करते हैं और उसके हितों की रक्षा करते हैं तो वह किसी भी फैसले में दखल नहीं देगा। हालांकि अगर उसके हितों को ठेस पहुंची तो शायद हम सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि नीचे के सभी लोग भार्गव का चेहरा याद रखें। जब आप उसे देखें तो उसका पूरा सम्मान करें और मुझे कोई परेशानी न दें। जी अध्यक्ष पांग। भार्गव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि प्रणव अपनी तरफ से बहुत ज्यादा सोच रहा था, उसे रहस्यमय और डरावना दोनों मान रहा था। इस समय वह नीलामी हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था और विनीत के बाहर आकर उसे लेने का इंतजार कर रहा था। अरे, क्या वह भार्गव नहीं है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मनोज था। बॉस लू, आप अपने ताइफू प्लाजा में क्यों नहीं हैं? यहाँ क्या काम है? तुम्हारे काम की बात नहीं। उसे देखकर भार्गव ने बस एक नज़र डाली और मुंह फेर लिया। आप भार्गव हैं, ताइफू प्लाजा के बॉस। इसी समय रुवान मिंगहुई उसके पीछे से बाहर आया। श्रीमान भार्गव, हम सब व्यापारी हैं। एक औरत के लिए हमारे बीच इतनी असहजता क्यों पैदा कर रहे हो? परेशान कर रहा है तुम? अप्रत्याशित रूप से भार्गव ने उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया, जिससे रुवान मिंगहुई अपमानित महसूस करने लगा। बॉस, इसी समय विनीत पास आया। बॉस, हॉनफेंग रियल एस्टेट आपका है। विनीत की बात सुनकर रुवान मिंगहुई और दूसरा आदमी हैरान हुए, फिर उनके चेहरे पर हैरानी छा गई। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे लगा था कि आप ये सब उस अभागी औरत के लिए कर रहे हैं। तो बात ऐसी है, हॉनफेंग और उनकी जिनमाओ कंपनियां हमेशा से एक दूसरे की प्रतिद्वंदी रही हैं। रुवान मिंगहुई और बाकी लोग सोच रहे थे कि भार्गव का ऐसा बर्ताव करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम ऐसे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, बाद में देखेंगे कि असल में कौन काबिल है। यह मत सोचो कि ताइफू प्लाजा में तुम जो चाहोगे वो करोगे, यहाँ तो तुम काबिल नहीं हो। इतना कहकर रुवान मिंगहुई ने एक टिप्पणी की और मनोज के साथ अंदर चले गए। क्या ये लोग बीमार हैं? रुवान मिंगहुई की ये अटपटी बातें सुनकर भार्गव को लगा जैसे उसका सामना किसी बेवकूफ से हो गया हो। बॉस, जिनमाओ रियल एस्टेट, जो हमेशा से हमारी प्रतिद्वंदी रही है, उनके रुवान ग्रुप की एक प्रमुख कंपनी है। इस बार वे हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी भी हैं। भार्गव की उलझन देखकर विनीत ने आगे बढ़कर समझाने की कोशिश की। हालांकि वह भी इस समय बहुत हैरान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि भार्गव ताइफू प्लाजा का बॉस भी होगा। उसका बैकग्राउंड कितना प्रभावशाली होगा। ओह, तो बात यह है। अब भार्गव समझ गया था कि रुवान मिंगहुई ने ऐसा क्यों कहा था, लेकिन उसने बस उपहास किया। बॉस, बोली लगाने का समय आ गया है। चलिए अंदर चलते हैं। भार्गव ने सिर हिलाया और विनीत के साथ अंदर चले गए। सभी लोग, अब फेग्यांग जिले में जमीन के प्लॉट नंबर 1-5 की नीलामी हो रही है। मुझे विश्वास है कि सभी को संबंधित सामग्री मिल चुकी है, इसलिए बिना देर किए नीलामी शुरू करते हैं। सबसे पहले नीलामी के लिए जमीन का प्लॉट नंबर 5 है। शुरुआती कीमत 300 मिलियन है और प्रत्येक बोली 10 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। बोली शुरू। ये शब्द सुनते ही सभी पक्षों ने अपनी बोली लगाने के लिए पैडल उठा दिए। 310 मिलियन, 350 मिलियन, 370 मिलियन, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
कीमत लगातार बढ़ती गई और देखते ही देखते 400 मिलियन तक पहुंच गई। 500 मिलियन। इस समय भार्गव ने सीधे कीमत बोल दी। वह बेतहाशा बोली नहीं लगा रहा था। हॉनफेंग टीम द्वारा कई गणनाओं के बाद ये कीमत इस जमीन के टुकड़े के लिए लगभग अधिकतम सीमा थी। इससे अधिक होने पर लाभ मार्जिन बहुत कम हो जाता। ये कौन है? एक ही बार में कीमत 500 मिलियन तक बढ़ा दी। क्या ये पागल हैं? इन्हें कभी नहीं देखा, ये नए हैं, लेकिन हॉनफेंग रियल एस्टेट का पैडल इनके हाथ में है। ये लोग स्वाभाविक रूप से भार्गव को नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें देखकर, खासकर जब उन्होंने सीधे अधिकतम सीमा पर कीमत बताई, तो वे सभी हैरान रह गए और आपस में चर्चा करने लगे। 530 मिलियन। ये देखकर कि बाकी सभी पीछे हट गए हैं, रुवान मिंगहुई अचानक मुस्कुराए चेहरे के साथ बोले। रुवान मिंगहुई ने सीधे तौर पर एक बहुत ही ऊंची कीमत बताई। इससे ज्यादा होता तो लगभग नुकसान ही होता। 600 मिलियन। बस इतना ही मैं ऑफर कर रहा हूं। अगर बॉस रुवान और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको दे दूंगा। भार्गव ने बिना सोचे समझे सीधे एक ऐसी रकम बताई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और रुवान मिंगहुई को चुनौती भरे अंदाज में देखा। बॉस लू मजाक कर रहे हैं? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपसे मुकाबला कर सकूं। ये देखकर कि भार्गव ने सचमुच 600 मिलियन की कीमत बताई है, उसने तुरंत हार मान ली, भले ही भार्गव उसे उकसा रहा था। अभी भी बहुत भोले हो, ये तो बस स्वाभिमान की लड़ाई है। जमीन का प्लॉट नंबर 5 खरीदने के लिए 600 मिलियन खर्च करना मतलब विकास से पहले ही नुकसान है। मैंने सोचा था कि जो ताइफू प्लाजा को संभाल सके और हॉनफेंग रियल एस्टेट को भी नियंत्रित कर सके, वह एक ताकतवर शख्सियत होगा, लेकिन ये तो कुछ खास नहीं है। रुवान मिंगहुई ने तिरस्कार से कहा। 600 मिलियन की बोली पहली बार, 600 मिलियन की बोली दूसरी बार, 600 मिलियन की बोली तीसरी बार। बिक गया। हॉनफेंग रियल एस्टेट को प्लॉट नंबर 5 खरीदने के लिए बधाई। अब हम प्लॉट नंबर 4 की नीलामी शुरू करेंगे। शुरुआती कीमत भी 300 मिलियन है और हर बोली 10 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। नीलामी अब शुरू होती है। 600 मिलियन। जैसे ही बोली शुरू हुई, भार्गव ने सीधे 600 मिलियन की बोली लगा दी, जिससे पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। हे भगवान, क्या यह आदमी पागल है? प्लॉट नंबर 5 के लिए 600 मिलियन की बोली लगाना पहले से ही नुकसान था, और प्लॉट नंबर 4 वास्तव में 5 से थोड़ा छोटा है, फिर भी वह 600 मिलियन की बोली लगा रहा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी ने भार्गव को पूरी तरह से गलत समझा। भार्गव के कार्यों पर, जमीन खरीदते समय उन सभी को लाभ की उम्मीद थी। ये कैसी स्थिति थी? विकास से पहले ही नुकसान उठाना। विनीत भी भौहें चढ़ा बैठा। क्या उन्हें जमीन के पहले टुकड़े के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए थी? भार्गव इन अतिरिक्त जमीनों पर पैसा क्यों बर्बाद कर रहा था? हालांकि उसने कई बार बोलने की कोशिश की, लेकिन भार्गव ने उसे बीच में ही रोक दिया, इसलिए वह चुप ही रहा। उसी समय भार्गव ने रुवान मिंगहुई की ओर फिर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बॉस रुवान, क्या आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? अगर आप 600 मिलियन से ज्यादा की बोली लगाते हैं तो मैं आपको ये जमीन दे दूंगा। हे, बॉस लू उदार हैं, जो आपको खुश करे। लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था, किस लिए तुमसे प्रतिस्पर्धा करूं, बड़े बेवकूफ। मुझे पता है कि नुकसान है, तो मैं प्रतिस्पर्धा क्यों करूं? बेवकूफ। हालांकि उसकी भौहें तंग गईं। कुछ तो गड़बड़ है। जमीन हथियाने के लिए 2 बार नुकसान उठाना समझ में नहीं आता। क्या ये सिर्फ बदले की भावना से किया जा रहा था? निश्चित रूप से भूमि पार्सल 4 को भार्गव ने फिर से आसानी से हासिल कर लिया। इसके बाद के भूमि पार्सल 3 और 2 के लिए भी भार्गव ने सीधे 600 मिलियन की बोली लगाई और उन्हें खरीद लिया। ऐसा नहीं था कि दूसरे उन्हें नहीं चाहते थे, लेकिन इस कीमत पर उन्हें खरीदना निश्चित रूप से नुकसानदायक होता। इस आदमी को क्या हो गया है? बहुत पैसा है लेकिन खर्च करने की कोई जगह नहीं। जानता है कि नुकसान है, फिर भी खरीद रहा है। मैंने अभी पता किया, रुवान परिवार से सुना है कि यह आदमी भार्गव है, हॉनफेंग रियल एस्टेट का नया चेयरमैन, और उसने ताइफू प्लाजा भी खरीदा है। उसका बैकग्राउंड जरूर प्रभावशाली होगा। ओह, उसने सच में ताइफू प्लाजा खरीदा। उसकी कीमत कम से कम 30 बिलियन है। लगता है उसके पास वाकई बहुत पैसा है। इतना पैसा होने पर भी कोई उसे इस तरह खर्च नहीं करता। मुझे लगता है कि वह बस दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा है, एक बिगड़ा हुआ बेटा। इस समय विनीत चैन से नहीं बैठ सका। इस बार मुख्य भूखंड संख्या 1 के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु कुल 3 अरब की राशि तैयार की गई थी। गणना के अनुसार भूखंड संख्या 1 का अधिकतम मूल्य 2.8 अरब था, इसलिए इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने की प्रबल संभावना थी। लेकिन अब भार्गव ने भूखंड संख्या 2-5 पर 2.4 अरब खर्च कर दिए थे। क्या वह अंतिम भूखंड संख्या 1 के लिए बोली नहीं लगाने वाले थे? मालिक, मुझ पर भरोसा कीजिए। विनीत के अपनी बात पूरी करने से पहले ही भार्गव ने उसे बीच में ही रोक दिया। ये देखकर विनीत ने दांत पीसते हुए वापस बैठ गया। अगला, इस नीलामी का मुख्य आकर्षण फेग्यांग जिले में स्थित भूखंड संख्या 1 है, जो पूरे भूखंड का केंद्र है।
इसका कुल क्षेत्रफल अन्य 4 भूखंडों के क्षेत्रफल का योग है। अन्य सभी मूल्य डेटा शीट में दिए गए हैं। बिना किसी देरी के भूखंड संख्या 1 की प्रारंभिक कीमत 1.5 अरब है और प्रत्येक बोली 30 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। नीलामी अब शुरू होती है। 1.5 अरब, 1.7 अरब, 2 अरब। ये सुनकर नीलामी में भाग लेने वाली सभी कंपनियों में उत्साह फैल गया और बोलियां एक के बाद एक बढ़ती गईं। देखते ही देखते कीमत 1.5 अरब से बढ़कर 2 अरब हो गई। इसी क्षण रुवान मिंगहुई सीधे खड़े हो गए। 2.5 अरब। जैसे ही इस कीमत की घोषणा हुई, कई कंपनियां निराशा में डूब गईं। बोली लगाने से पहले रुवान मिंगहुई ने दरअसल नीलामी में भाग लेने वाली प्रत्येक कंपनी द्वारा प्लॉट नंबर 1 के लिए दिए जाने वाले बजट का अनुमान लगा लिया था। इसलिए उन्होंने सीधे 2.5 अरब युआन की बोली लगाए। ये कीमत उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी होंगफेंग रियल एस्टेट को छोड़कर अन्य सभी कंपनियों के बजट से कहीं अधिक थी। हालांकि भार्गव ने पहले ही 2.4 अरब युआन खर्च करके प्लॉट नंबर 2-5 हासिल कर लिए थे, इसलिए उन्हें मिली जानकारी के अनुसार होंगफेंग ने कुल 3 अरब युआन की तैयारी कर ली थी और अब उनके पास केवल 600 मिलियन युआन बचे थे। बेशक ये जानते हुए कि भार्गव ने ताइफू प्लाजा का अधिग्रहण कर लिया था, उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि भार्गव ने अन्य तैयारियां भी की होंगी। लेकिन उन्हें चिंता नहीं थी। अगर भार्गव अंततः प्लॉट नंबर 1 को स्पष्ट रूप से घाटे में भी हासिल कर लेते हैं तो भी उनके रुवान परिवार को कुछ नुकसान तो होगा, लेकिन वह कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस बार भार्गव को भारी नुकसान उठाना ही था, पर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि भार्गव के पास कोई सिस्टम होगा। डिंग फेग्यांग जिले में प्लॉट नंबर 2-5 के लिए सभी बोलियां जीतने की प्रक्रिया पूरी हुई। इनाम 30 अरब युआन, 1 युआन के बदले। ये सूचना सुनकर भार्गव मुस्कुराया। नुकसान जानते हुए भी उसने प्लॉट नंबर 2-5 इसलिए हासिल कर लिए थे क्योंकि सिस्टम ने उसे एक मिशन दिया था। अगर वह इन चारों प्लॉट नंबर 2-5 की बोली जीत जाता तो उसे 30 अरब युआन का इनाम मिलता, जिसे 1 युआन के बदले बदला जा सकता था। 2.4 अरब युआन को 30 अरब युआन में बदलना, ऐसा तो कोई मूर्ख ही नहीं करेगा। पलक झपकते ही 10 गुना मुनाफा। अगर लोग ये सुने तो क्या वे चौंक नहीं जाएंगे। 2.7 अरब युआन। भार्गव, जिसने इनाम का लेन देन पूरा कर लिया था, तुरंत 2.7 अरब युआन चिल्लाया। हिस्टिल्ड, यह आदमी सच में बहुत अमीर है। इसने पहले ही 2.4 अरब खर्च कर दिए थे और अब 2.7 अरब की बोली लगा रहा है। लगता है होंगफेंग पूरी तैयारी के साथ आया है। अब हम क्यों लड़ रहे हैं? चलो बस तमाशा देखते हैं। पता नहीं इस बार हिरण किसके हाथ लगेगा। जब रुवान मिंगहुई ने भार्गव की बोली सुनी तो उसकी भौहें तंग गईं। वाकई इस आदमी ने अतिरिक्त तैयारी कर रखी थी। 2.8 अरब युआन। हालांकि उसने फिर भी अपनी अधिकतम कीमत चिल्लाई, ये सोचकर कि अगर भार्गव इस कीमत से अधिक बोली लगाएगा तो वह अपनी बोली नहीं बढ़ाएगा। किसी भी हालत में उसके साथ जो सबसे बुरा होगा वह एक प्रोजेक्ट खोना होगा, नुकसान नहीं। लेकिन होंगफेंग के लिए कुल मिलाकर स्थिति नुकसान में ही होगी। 2.8 अरब युआन एक बार, 2.8 अरब युआन 2 बार, 2.8 अरब युआन 3 बार। बिक गया। उन्होंने बोली नहीं बढ़ाए। रुवान मिंगहुई ने भार्गव की ओर देखा, वह असमंजस में था। उसने देखा कि भार्गव शांत भाव से उसकी ओर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन यह मुस्कान बहुत अजीब थी। वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि इसमें क्या गड़बड़ है। हालांकि 2.8 अरब युआन में प्लॉट नंबर 1 हासिल करना बजट के भीतर था और उनका समूह अभी भी अच्छा मुनाफा कमा सकता था। लगता है चेयरमैन लू की तैयारी अभी भी अपर्याप्त थी। मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। हा हा हा। भार्गव ने कंधे उचकाए और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बगल में विनीत पूरी तरह से निराश दिख रहा था। इससे पहले उन्होंने प्लॉट नंबर 2-5 हासिल करने के लिए 2.4 अरब युआन खर्च किए थे, जिसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ था। अगर वे प्लॉट नंबर 1 हासिल कर लेते तो भले ही थोड़ा नुकसान होता, लेकिन सभी 5 प्लॉटों को एक साथ विकसित करने से नुकसान को मुनाफे में बदलने का मौका मिलता। लेकिन अब वे मुख्य प्लॉट नंबर 1 भी हासिल नहीं कर पाए थे। आसपास के 4 प्लॉट हासिल करने का क्या फ़ायदा? क्या वे किसी और के लिए सिर्फ सहायक पेड़ पौधों की तरह काम करने वाले थे? राष्ट्रपति लू, आपकी योजना क्या है? रुवान मिंगहुई और अन्य लोगों के जाने के बाद विनीत खुद को रोक नहीं पाए और आगे बढ़कर पूछने लगी। अभी जाए और भूमि उपयोग बदलिए, सिर्फ प्लॉट नंबर 2-5 के लिए ही नहीं, बल्कि फेग्यांग जिले के उन बाहरी प्लॉटों के लिए भी जो हमने पहले हासिल किए थे। उपयोग बदलेंगे? जी हाँ, उन सभी को कब्रिस्तान में बदल दीजिए। क्या कब्रिस्तान? ये सुनकर विनीत अवाक रह गई। क्या वह मजाक कर रहा था? इतने सारे प्लॉटों को कब्रिस्तान में बदलना? बिल्कुल सही। आजकल हर जगह रियल एस्टेट का विकास हो रहा है और बाजार अच्छा दिख रहा है, लेकिन बहुत से लोग घर खरीदते हैं और उनमें रहते नहीं हैं, जिससे कई इमारतें भूतिया इमारतें बन गई हैं और कुछ शहरों को तो भूतिया बाजार भी कहा जाता है।
बहुत सारे घर हैं, उनमें कोई नहीं रहता और वे सब खाली पड़े हैं। ये स्पष्ट है कि जीवित लोगों के रहने के लिए पर्याप्त जगह है, लेकिन मृतकों के लिए कब्रिस्तान कम होते जा रहे हैं। कुछ जगहों पर तो एक कब्रगाह मिलना भी मुश्किल है। इसके अलावा इसे देखिए। ये कहते हुए उन्होंने किसी से ब्लूप्रिंट मंगवाया और उस पर बनी चीज़ों को दिखाने लगे। गौर से देखने पर पता चला कि यह एक संयोग ही था कि प्लॉट नंबर 1 के चारों ओर की सारी ज़मीन उन्होंने ही हासिल की थी। हालांकि विनीत को अभी भी समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। आपको क्या लगता है कि जिनमाओ इस प्लॉट का क्या करेंगे? वे इसे समुद्र के नज़ारे वाले आलीशान आवासों या पर्यटक रिजॉर्ट में ज़रूर विकसित करेंगे, क्योंकि इसका एक हिस्सा समुद्र की ओर है और वहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आसपास के सभी इलाकों को कब्रिस्तान में बदल दूँ, तो क्या कोई फिर भी उनके समुद्र दृश्य वाले आलीशान मकान या पर्यटक रिजॉर्ट खरीदेगा? ये सुनकर विनीत की आंखें चमक उठीं। उसने भार्गव को आगे कहते सुना, अगर मैंने प्लॉट नंबर 1 हासिल कर लिया होता तो जिनमाओ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट को छोड़ देता, जिससे उन पर कोई खास असर नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि उन्होंने इसे हासिल कर लिया है तो वे निश्चित रूप से इसे बैंक से गिरवी रखेंगे, तुरंत विकास शुरू करने के लिए भारी पूंजी निवेश करेंगे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जोरदार विज्ञापन करेंगे। क्या उनके बिक्री कार्यालय जाने के लिए हमारे प्लॉटों से होकर गुजरना ज़रूरी नहीं है? क्या ये हमारे लिए एक तरह का विज्ञापन नहीं है? इस समय एक बार जब हम अपने कब्रिस्तान बना लेंगे और उन्हें आम लोगों की कीमतों पर बेच देंगे, किसके घर में बुजुर्ग रिश्तेदार नहीं होते, सोचिए इसका नतीजा क्या होगा। हिस्टिल्डा शानदार। अगर हम ऐसा करते हैं तो न केवल हम जल्दी से अपनी पूंजी वापस पा लेंगे, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा भी बना लेंगे। साथ ही हमें जिनमाओ के उन बेवकूफ़ों से मुफ्त विज्ञापन भी मिलेंगे। और एक बार यह क्षेत्र स्थापित हो जाए तो इससे हमारी अन्य परियोजनाओं को भी फायदा होगा। इसके विपरीत जिनमाओ ने भारी जनशक्ति, सामग्री और वित्तीय संसाधन लगाए, बैंकों से भारी ऋण लिए और नतीजा साफ है, कब्रिस्तानों से घिरे घर को कोई नहीं खरीदेगा। ऐसे में जिनमाओ बलि का बकरा बन जाएगा और अब वे बर्बाद होने वाले हैं। हा हा हा। ये सब समझकर विनीत जोर से हंस पड़ा। वह मन ही मन भार्गव की और भी प्रशंसा करने लगा। अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी को बर्बाद होते देख वह उत्साहित हो गया। उसने तुरंत काम शुरू किया। विनीत तुरंत लौटा, अपने कुछ उच्च स्तरीय विश्वासपात्रों के साथ बैठक बुलाई और काम की व्यवस्था की, और सब कुछ गुप्त रूप से किया गया। और ऐसा लग रहा था कि जिनमाओ भार्गव की योजना में पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। उसी दोपहर हड़बड़ी में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर घोषणा की कि जिनमाओ रियल एस्टेट 20 अरब युआन का निवेश करके प्लॉट नंबर 1 को जियांगडू शहर का सबसे आलीशान समुद्र दृश्य रिजॉर्ट बनाएगी, जिसने तुरंत ही व्यापक ध्यान आकर्षित किया। हटिंग याक्सुआन, मिंगहुई, तुमने इस बार कमाल कर दिया। तुमने न सिर्फ प्लॉट नंबर 1 हासिल किया, बल्कि हॉन्फेन को भारी नुकसान उठाकर प्लॉट नंबर 2-5 भी हासिल करवा दिए। इस लेन देन से अब उन्हें सिरदर्द होने वाला है। हा हा हा। रुवान हुआ यंग उस समय बहुत खुश थे और रुवान मिंगहुई की प्रशंसा करते हुए जोर से हंस रहे थे। दादाजी, ये सब भार्गव के गुस्से की वजह से हुआ है, जिसने इस नाजुक मौके पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश की। उसे अपनी बदकिस्मती का फल मिल गया। हम बहुत बढ़िया, लेकिन आपको इस अवसर का लाभ उठाना होगा, परियोजना को जल्द से जल्द लागू करना होगा और आदर्श रूप से निर्माण कार्य तुरंत शुरू करना होगा। सफलता तो हमेशा तेजी से काम करने वालों को ही मिलती है। समझ गया दादाजी, मैंने सारी व्यवस्था कर ली है और सभी सामग्रियां मंगवा ली गई हैं। नींव का काम कल से शुरू होगा। इसके अलावा मैंने विज्ञापन कंपनी के साथ अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया है और वे अगले महीने तक हमारे समुद्र दृश्य रिजॉर्ट का लगातार प्रचार करेंगे। अच्छा, बस जल्दी करो। हमने इस बार गंगशांग बैंक से इतना सारा कर्ज लिया है। हम अगले स्तर पर पहुंच पाएंगे या नहीं, ये पूरी तरह से इस सौदे पर निर्भर करता है। चिंता मत करो दादाजी, एक बार संपत्तियां बिक्री के लिए आ गईं तो वे निश्चित रूप से तुरंत सफल होंगी। तब तक हम मैजिक सिटी और इंपीरियल कैपिटल जैसे क्षेत्रों में प्रवेश करने के योग्य भी हो जाएंगे। दादा और पोता भविष्य की अपनी खूबसूरत कल्पनाओं में खोए हुए थे। इस बात से अनजान की आपदा पहले से ही मंडरा रही थी। शाम 6 बजे फुहाई रेस्टोरेंट के बाहर। भार्गव, तुम कहाँ हो? संतोष, मैं प्रवेश द्वार पर हूँ। ठीक है, मैं नीचे आकर तुमसे मिलूंगी। फोन रखने के तुरंत बाद एक खूबसूरत शख्सियत नजर आई। भार्गव, बहुत दिनों बाद मिले। लक्ष्मी। सामने आई लड़की को देखकर भार्गव अचंभित रह गया। कुछ सालों बाद वह और भी खूबसूरत हो गई थी। क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? मैंने तो तुम्हें तुरंत पहचान लिया। अरे, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी क्लास मॉनिटर के रूप में 18 बदलाव आए और वह इतनी खूबसूरत हो गई कि मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। तुम और तुम्हारी मीठी बातें, बड़े धोखेबाज। इतना कहकर दोनों मुस्कुराए। ओह, क्या ये हमारी कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं है? तभी संतोष भी प्रवेश द्वार पर आ गया। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद तीनों होटल में दाखिल हुए।
भार्गव चलते हुए फुहाई रेस्टोरेंट पर नजर रखने लगा, क्योंकि यह अब उसकी संपत्ति थी। जियांगडू शहर के एक प्रतिष्ठित होटल से जैसी उम्मीद थी, वैसा ही यहाँ का सजावट भी शानदार और आलीशान था। अंदर मौजूद सभी पुरुष वेटर लंबे थे, सभी की लंबाई 1.8 मीटर से अधिक थी, और सभी महिला वेटरों की लंबाई 1.7 मीटर से अधिक थी। उनमें से हर कोई आकर्षक या सुंदर था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कई युवा मॉडल और छोटे मोटे सेलिब्रिटी भी उनके जितने सुंदर नहीं थे। इसके अलावा वे जहां भी जाते, ये सेवक उनका गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अभिवादन करते, जिससे एक ताजगी भरी मित्रता का एहसास होता था। तीसरी मंजिल, पियोनी हॉल। भाई फेंग, अब आप बड़े बॉस बन गए हैं। अपने पुराने सहपाठियों का हौसला बढ़ाना मत भूलना। कैसा बड़ा बॉस? मुझे तो बस किस्मत से एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अरे जू टिंग, तुम यहाँ हो। जैसे ही वह बोल रहा था, रघु ने लक्ष्मी को अंदर आते देखा और तुरंत उसका अभिवादन करने के लिए उसके पास चला गया। लक्ष्मी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन रघु के उसे पास खींचने के प्रयास को चतुराई से टाल दिया और भार्गव के पीछे चली गई। ओह, क्या ये भार्गव नहीं है? अकादमिक एस, तुम भी यहाँ हो? ओह, मैं यहाँ कब से खड़ी हूँ, लेकिन तुम्हारी नज़रें तो सिर्फ हमारे क्लास मॉनिटर पर हैं। भार्गव इस लड़के को बर्दाश्त नहीं करने वाला था। चूंकि वह व्यंग्य कर रहा था, इसलिए भार्गव भी विनम्रता नहीं दिखाएगा। बस खड़े मत रहो, सब लोग जल्दी बैठ जाओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्लास मॉनिटर, भाई फैंग ने तुम्हारे लिए मुख्य सीट बचाकर रखी है। माहौल को अजीब होते देख ली हाओ तुरंत हंस पड़ा और बोला। जवाब में रघु ने उसे प्रशंसा भरी नज़र से देखा। यह अधीनस्थ वाकई भरोसेमंद था। कोई बात नहीं, आज रघु हमारा इलाज कर रहे हैं, इसलिए मेरे लिए मुख्य सीट पर बैठना उचित नहीं है। मैं यहीं बैठूंगा। हालांकि लक्ष्मी ने निर्धारित सीट पर एक नज़र डाली, सिर हिलाया और भार्गव को खींचकर सामने की खाली जगह पर बैठा दिया। ये देखकर रघु का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया, फिर भी उसने इसे अच्छी तरह छिपा लिया और अपनी सीट पर बैठ गया। ये देखकर ली हाओ ने फिर कहा, भाई फैंग, अभी आपकी बात खत्म नहीं हुई। इस बार आपने किस तरह का अनुबंध किया है? सभी को बहुत उत्सुकता है। अरे कुछ खास नहीं, मैंने पैंग ग्रुप के साथ सहयोग के लिए बातचीत की और अनुबंध हासिल कर लिया। क्या पैंग ग्रुप? हे भगवान, पैंग ग्रुप के साथ सहयोग करना अविश्वसनीय है। क्या ये वही पैंग ग्रुप है जो जियांगडू शहर का सबसे बड़ा सामग्री आपूर्ति करता है? जी हाँ। वाह भाई फैंग, आप कमाल हैं। मुझे आपको बधाई देनी होगी। जब सहपाठियों ने पैंग ग्रुप सुना तो वे सभी काफी चौंक गए। बिना किसी खास क्षमता के पैंग ग्रुप तो आपकी तरफ देखता भी नहीं। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत 30 मिलियन युआन है। सहपाठियों की चापलूसी का आनंद लेते हुए रघु ने एक ऐसी कीमत बताई जिससे उन्हें लगा कि वे प्रभावित होंगे। 30 मिलियन युआन अभी भी एक छोटा प्रोजेक्ट है। भाई फैंग, आप कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रहे हैं। भाई फैंग, आपको एक ड्रिंक की सजा मिलनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद क्या आप कुछ मिलियन युआन नहीं कमाएंगे? और आप इसे छोटा कहते हैं? बिल्कुल, मैं अपने पूरे कामकाजी जीवन में शायद कुछ मिलियन युआन भी नहीं बचा पाऊंगा। ठीक है, मेरी लापरवाही थी। मैं जुर्माने के तौर पर एक प्याला पी लेता हूँ। ये कहते हुए रघु ने तुरंत एक प्याला पी लिया और फिर लक्ष्मी की ओर देखा। उसने देखा कि लक्ष्मी उनकी बातचीत में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही थी। इस समय भार्गव के साथ फुसफुसा रही थी और कभी कभी दोनों हंस रहे थे। ये देखकर रघु का चेहरा उतर गया और उसे भार्गव और भी ज्यादा चिड़चिड़ा लगने लगा। भार्गव, क्या मैंने नहीं सुना था कि कॉलेज में तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी? क्या तुम शादी कर रहे हो? ओह, हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप? क्यों? उसके ऊंचे मापदंड थे और उसे लगता था कि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। रघु का सवाल सुनकर भार्गव ने लापरवाही से जवाब दिया। तो बात यह है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में कुछ अच्छी लड़कियों से मिलवा दूंगा। लेकिन वैसे आजकल के ज़माने में भी तुम्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत है। बिना रोटी के प्यार ज़्यादा दिन नहीं टिकता। ये सुनकर भार्गव ने बस मुस्कुरा दिया। जब लक्ष्मी ने ये सुना तो भार्गव ने ब्रेकअप के बाद उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। भार्गव, अब तुम कहाँ काम कर रहे हो? मैंने अभी अभी नौकरी छोड़ी है। मैं घर पर रह रहा हूँ। ओह, आजकल नौकरी मिलना आसान नहीं है, क्योंकि हम सहपाठी हैं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मेरी कंपनी में अभी भी एक सुरक्षा गार्ड की वैकेंसी है। 5 सामाजिक बीमा और एक आवास निधि और 5000 युआन का मासिक वेतन। क्या तुम इच्छुक हो? वाह भाई फैंग, आपकी कंपनी में सुरक्षा गार्ड के लिए इतने अच्छे लाभ हैं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं और महीने में सिर्फ 3000 युआन से थोड़ा ज्यादा कमाता हूं। आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? हाँ भाई फैंग, इतनी अच्छी नौकरी के लिए मेरे बारे में भी सोचिए। भार्गव के जवाब देने से पहले ही कई अन्य सहपाठियों ने पहले ही आवाज लगा दी। देखो, मुझे लगता है कि लियू वेई और झाओ लियांग को इस अवसर की ज्यादा जरूरत है।
जहाँ तक मेरी बात है, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं कुछ समय के लिए आराम करना चाहता हूँ। ये सुनकर रघु की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी और उसने जानबूझकर अपनी जेब से चाबियां जमीन पर गिरा दीं। भाई फेंग, आपने चाबियां गिरा दीं? वाह, क्या आपने पोस्ट 718 खरीदी है? जमीन पर चाबियां देखकर ली हाओ ने तुरंत आश्चर्य से कहा। शुक्रिया, कोई खास बात नहीं, बस अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही मैं 911 लेने की सोच रहा हूँ। अरे बाप रे, मुझे जलन हो रही है। सहपाठी सभी साधारण ऑफिस कर्मचारी थे। उनके लिए तो पोस्ट 718 या 911 की बात ही छोड़िए, एबीबी सीरीज भी बहुत प्रभावशाली लगती थी। भाई फेंग, आप कंपनी चलाते हैं, आपके पास लग्जरी कार है, और मैंने सुना है कि आपके परिवार ने जियांगडू शहर में एक विला खरीदा है। हमारी कक्षा में आप अकेले हैं जिन्होंने जीवन के शिखर को छुआ है। बिल्कुल सही, फोहाई रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन मिलना ही बहुत मुश्किल है। पिछली बार जब हमारी कंपनी के बॉस खाना खाने आए थे तो उन्हें यहाँ टेबल भी नहीं मिली। यहाँ खाना खाना भी रुतबे की निशानी है। बिल्कुल, हम सब भाई फैंग की किस्मत से ही खुश हैं। इसी समय प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और 2 वेटर अंदर आए। आदरणीय अतिथिगण, नमस्कार, ये हमारे मैनेजर द्वारा आपके लिए भेजा गया मानार्थ वाइन है। हम कामना करते हैं कि आपका भोजन सुखद हो। इतना कहकर उन्होंने तुरंत रेड वाइन की 3 बोतलें खोली, उन्हें डेकेंटर में डाला और मेज पर रख दिया। फिर उन्होंने बैठे हुए सभी लोगों को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए चले गए। अरे वाह, ये तो 85 लाफिट है। एक बोतल की कीमत हजारों युआन है और उन्होंने एक साथ 3 बोतलें भेज दीं। भाई फेंग, आप तो बड़े ही स्वाभिमानी हैं। फोहाई रेस्टोरेंट के मैनेजर ने खुद आपके लिए वाइन भेजी है। जी हाँ, मैंने सुना है कि फोहाई रेस्टोरेंट के मैनेजर सन हाई आमतौर पर कुछ ग्रुप बॉस से मिलने तक से कतराते हैं जब वे आते हैं। हमें उनसे वाइन भेजने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, ये तो बहुत बड़ी बात है। सभी लोग पल भर में उत्साहित हो गए और रघु की तारीफ करने के लिए दौड़ पड़े। रघु, जिसका चेहरा असमंजस से खाली था, समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह सुनहाई को जानता भी नहीं था, तो शराब क्यों आई? उसे इस जगह पर बुकिंग सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि वह पहले यहाँ पैंग ग्रुप के एक मैनेजर के साथ खाना खा चुका था जो यहाँ नियमित ग्राहक था। इस बार सिर्फ दिखावा करने के लिए उसने उस व्यक्ति से बहुत मिन्नतें की और उसकी चापलूसी की ताकि उसके जरिए उसे रिजर्वेशन मिल सके। हालांकि वह अंदर से उलझन में था, उसने ऊपर से तोहफे के तौर पर सहपाठियों की तारीफें स्वीकार कर लीं। हाँ, कुछ नहीं, हम सिर्फ एक बार मिले थे और हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। शराब शायद एक तोहफा है क्योंकि मैं उनके मुख्य ग्राहक पैंग ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ। उसने ये दावा नहीं किया कि शराब उसके कारण भेजी गई थी, जिससे पता चलता है कि उसमें अभी भी थोड़ी समझदारी बाकी थी। तभी निजी कमरे का दरवाजा फिर से खुला। नमस्कार अध्यक्ष लू, मैं फोहाई रेस्टोरेंट का सनहाई हूँ। आपने मुझे पहले से सूचना क्यों नहीं दी? मेरी इस लापरवाही के लिए क्षमा करें। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति निजी कमरे में दाखिल हुआ, चारों ओर नजर घुमाए और सीधे भार्गव के पास जाकर उत्साह से बोला, अरे कोई बात नहीं, मैं बस एक क्लास रियूनियन में आया था। सनहाई का परिचय सुनकर भार्गव समझ गया। वह यहाँ पहली बार आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से सनहाई को नहीं पहचानता था, लेकिन सनहाई नाम के इस व्यक्ति ने भार्गव को उसी दिन फोन किया था और फोहाई रेस्टोरेंट का स्वामित्व मिलने के बाद उनसे थोड़ी देर बात की थी। सनहाई ने फोहाई रेस्टोरेंट को उसके वर्तमान स्तर तक पहुंचाया था, इसलिए वह अपने काम में स्वाभाविक रूप से बहुत ही सजग था। भार्गव के रेस्टोरेंट का स्वामित्व मिलते ही सनहाई ने तुरंत भार्गव की जानकारी की, सावधानीपूर्वक जांच की और यह सुनिश्चित किया कि सभी कर्मचारी उसकी तस्वीर को पहचान लें, कहीं वे गलती से भी किसी प्रभावशाली व्यक्ति को नाराज न कर दें। इसलिए हालांकि भार्गव ने इस बार उन्हें सूचित नहीं किया था, फोहाई रेस्तरां में कदम रखते ही एक कर्मचारी ने उन्हें पहचान लिया और यह खबर तुरंत सुनहाई को मिल गई। नतीजतन सुनहाई, जो एक क्लब में एक ग्राहक के साथ थे, तुरंत बहाना बनाकर वापस भागे और अपने एक अधीनस्थ को 3 बोतल लाफिट वाइन भेजने का आदेश दे दिया। अध्यक्ष लू, क्या ये वाइन आपको पसंद आए? मैं पहले एक ग्राहक का मनोरंजन कर रहा था और मुझे पता नहीं था कि आप आ रहे हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक सुप्रीम प्राइवेट रूम में स्थानांतरित कर दूं? कोई ज़रूरत नहीं, ये जगह काफ़ी अच्छी है। ये बातचीत, मानो वहाँ कोई और मौजूद ही न हो, सभी को स्तब्ध कर गई। क्या हो रहा है? क्या वह फोहाई रेस्तरां के प्रबंधक सुनहाई हैं? क्या वह वाइन भाई फैंग के लिए नहीं भेजी गई थी? वह भार्गव के लिए थी। सुनहाई वास्तव में भार्गव के प्रति इतने विनम्र हैं और उन्हें अध्यक्ष लू कह रहे हैं। आखिर भार्गव कौन है? सभी तरह तरह के कयास लगा रहे थे और उस समय रघु का चेहरा बेहद रंगीन था। कुछ ही पल पहले वह सनहाई को जानने का दावा कर रहा था और चुपचाप यह मान रहा था कि शराब उसी के लिए भेजी गई है। उसके होंठों पर शब्द अभी ताज़ा ही थे कि अगले ही पल वह बुरी तरह अपमानित हो गया। सनहाई खुद आ गया था और उसने साफ साफ कह दिया था कि शराब भार्गव के लिए है, यहाँ तक कि उसने उससे पूछा भी कि क्या वह एक विशेष निजी कमरे में जाना चाहता है।
विशेष निजी कमरा मिलना बेहद मुश्किल था, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा क्यों न हो। वह कमरा सिर्फ एक खास दर्जे और रुतबे वाले लोगों के लिए ही आरक्षित था। ये सोचकर सब लोग दंग रह गए, यहाँ तक कि उसके बगल में बैठी लक्ष्मी का मुंह भी थोड़ा खुला रह गया। वह अचंभित दिख रही थी। रघु जैसे किसी अजीबोगरीब स्थिति में फंस गया था। तभी एक और समूह निजी कमरे में दाखिल हुआ। समूह का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति को देखकर रघु को लगा जैसे उसे कोई जीवनरक्षक नाव मिल गई हो। वह आश्चर्य से खड़ा हुआ और उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। मैनेजर वांग, आप यहाँ क्यों आए हैं? स्वागत है, हम यहाँ क्लास रियूनियन मना रहे हैं। और आपके पीछे ये कौन है? आने वाला व्यक्ति वांग जिंगहाई था, जो पैंग ग्रुप का परचेजिंग मैनेजर था, जिसके साथ रघु ने पिछली बार सहयोग के बारे में बात की थी। ये हमारे पैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट प्रणव हैं। वांग जिंगहाई रघु को देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और परिचय कराया। प्रणव, ये नाम सुनकर सबका दिल कांप उठा। ये जियांगडू शहर का एक प्रमुख व्यक्ति था, पैंग समूह का संप्रदाय प्रमुख। रघु खुशी से बेहोश होने वाला था। प्रणव सचमुच उससे मिलने आया था। अरे वाह, अध्यक्ष पैंग, आपका यहाँ आना हमारे लिए कितना सम्मान की बात है। बोलते ही वह उत्साह से उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन अगले ही पल प्रणव ने एक हाथ से उसे धक्का दिया और भार्गव की ओर चल पड़ा। बॉस, आप लिटिल पैंग को फोन किए बिना यहाँ खाने कैसे आ गए? ये ठीक नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, सब लोग फिर से असमंजस में पड़ गए। बॉस, लिटिल पैंग, क्या हो रहा था? प्रणव इतना शक्तिशाली था कि अगर वह अपना पैर पटकता तो पूरा जियांगडू शहर 3 बार कांप उठता। फिर भी अब वह भार्गव को बॉस कह रहा था और खुद को लिटिल पैंग कह रहा था। सबको लगा कि उन्होंने गलत सुना है, खासकर इसलिए क्योंकि सभी ने यही मान लिया था कि वे रघु से मिलने आए हैं। लेकिन पल भर में स्थिति पूरी तरह पलट गई। इस समय सबकी निगाहें भार्गव की ओर मुड़ गईं। बॉस, प्रेसिडेंट पांग, ये क्या है? ओह, मैनेजर सन, हाँ, मैं आपको मिलवाता हूँ। ये भार्गव हैं, जिनका मैंने जिक्र किया था, जिन्होंने पिछली बार हमारे पांग ग्रुप का अधिग्रहण किया था। ये हमारे पांग ग्रुप के पूर्ण नियंत्रक शेयरधारक भी हैं। अगली बार जब हमारे चेयरमैन यहाँ खाने आएं, तो आप उनका अच्छे से स्वागत करें और उनकी अच्छी देखभाल करें। अरे, आप ही हैं जिन्होंने पांग ग्रुप का अधिग्रहण किया? बॉस, बड़े बड़े दृश्यों की आदि सुन हाई भी हैरानी से चिल्ला उठी। आपने हमारे चेयरमैन को क्या कहा? बॉस, जी हाँ, प्रेसिडेंट लू हमारे फुहाई रेस्टोरेंट के बॉस भी हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर प्रणव का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं पास में बैठे सहपाठी चुप हो गए थे, एक दूसरे को आंखें फाड़कर देख रहे थे। सदमे से उनके दिल धड़क रहे थे, क्योंकि वे इस जानकारी को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अक्सर जब तूफान आता है तो वह और भी भयंकर हो जाता है। बॉस, सच में आप ही हैं। मैंने अंदाजा लगाया था कि नीचे वाली कार आपकी ही है। जितना उसे देखता हूँ उतना ही पसंद आता है। बॉस की पगानी जोड़ा कब उधार ले सकता हूँ? हा, और जो क्या संयोग है, क्या आप भी यहाँ खाने आए हैं? हाँ, मैंने अभी आपका दिया हुआ काम खत्म किया है। अरे प्रणव, सुन, हाय, आप सब यहाँ हैं। अंदर आने वाला व्यक्ति हॉनफेंग रियल एस्टेट का महाप्रबंधक विनीत था, जिससे कमरे का माहौल और भी अजीब हो गया। प्रणव और सन हाई ने एक साथ पूछा, आपने उसे क्या कहा? विनीत ने कंधे उचकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, क्यों? प्रेसिडेंट लू ने मेरी हॉनफेंग रियल एस्टेट खरीद ली है, इसलिए अब मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। दोनों आदमी एक साथ चौंक गए, उनकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। बॉस, क्या आप भी यहाँ खाना खा रहे हैं? तभी बॉस की एक और आवाज ने सभी के कोमल दिलों को चकनाचूर कर दिया। प्रणव ने सचमुच गाली दी। गोपाल, हे भगवान! गोपाल ने भौहें चढ़ाते हुए अंदर आते हुए कहा, अरे प्रणव, तुम गाली क्यों दे रहे हो? और मेरे बॉस को क्यों परेशान कर रहे हो? एक साथ ही उद्योगपति होने के नाते वह प्रणव से डरता नहीं था, खासकर इस तरह का व्यवहार देखकर। उसने तो ये भी गलत समझा कि आमतौर पर दबंग और तर्कहीन प्रणव को अपने बॉस से कोई शिकायत हो सकती है। तुम्हारा मतलब क्या है, अपने बॉस को परेशान करना? ये मेरे बॉस हैं। प्रणव अवाक रह गया। क्या? अब गोपाल और विनीत दोनों ही दंग रह गए। ये मेरे भी बॉस हैं। सन हाई ने भी इस पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस पर चारों बड़े अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा और सबकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। फुहाई रेस्टोरेंट, होनफेंग रियल एस्टेट, ताइफू प्लाजा और पैंग ग्रुप के बॉस होने के नाते इस नौजवान के पास कितनी शक्ति थी। निजी कमरे में मेज पर बैठे सहपाठी तो इतने हैरान थे कि उन्हें हकीकत पर शक होने लगा था। रघु विशेष रूप से, संतोष पूरी तरह से शर्मिंदा था। ये सभी बड़े बड़े अधिकारी, जिनके स्तर तक वह पहुंच भी नहीं सकता था, भार्गव के मात्र अधीनस्थ थे। तो फिर वह क्या था? बस एक मस्खरा। अभी किए गए अपने कार्यों के बारे में सोचकर उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कुछ देर शिष्टाचार की बातें करने के बाद भार्गव ने सभी अधिकारियों को विदा कर दिया। सब लोग खाओ, क्यों खोए बैठे हो?
हमारे अध्ययन समिति सदस्य के नेक इरादों को व्यर्थ मत करो। ये कहते हुए उन्होंने खाने का एक टुकड़ा उठाया और लक्ष्मी की थाली में रख दिया, फिर खुद खाने लगे। ठीक है, खाओ। संतोष जब से अंदर आया था तब से अपनी हंसी रोक रहा था और अब वह स्वाभाविक रूप से खुशी खुशी खा रहा था। अन्य सहपाठियों ने भी अजीब सी मुस्कान दी, फिर बेशर्मी से भार्गव की तरह तरह से चापलूसी करने लगे। पूरे निजी कमरे में केवल रघु ही एक अजीब स्थिति में फंसा हुआ था, मानो मोम पर बैठा हो, बस चुपचाप सिर झुकाए खा पी रहा था। डिंग टिल्ड, तभी सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनाई दी। डिंग, थप्पड़ मारने में सफलता मिली। इनाम, 1 युआन में फ्लैश सेल आइटम खरीदने का एक मौका। डिंग, आइटम अब उपलब्ध है। मेज़बान इसे खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। आइटम, शिंग्याओ एंटरटेनमेंट। कीमत, 1 युआन। ओह, क्या इसका मतलब है कि मुझे अब मनोरंजन उद्योग में कदम रखना चाहिए? आइटम देखकर भार्गव भावुक होकर आह भरे बिना नहीं रह सका। शिंग्याओ एंटरटेनमेंट मोदू की एक बड़ी फिल्म और टेलीविजन मनोरंजन कंपनी है, जिसकी कीमत 5 अरब है, जिसकी शाखाएं हर जगह हैं, अनगिनत कलाकार हैं और कई देशों में इसका बाजार फैला हुआ है। शिंग्याओ एंटरटेनमेंट की एक शाखा जियांगडू शहर में भी है। सहपाठियों की तारीफों और रघु की निराशा के बीच सभा समाप्त हुई। भार्गव, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? लक्ष्मी ने पहल करते हुए कहा। अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं आपकी बातचीत में दखल नहीं दूंगा। भार्गव, फोन पर बाद में बात करते हैं। ये देखकर संतोष ने आंख मारी और समझदारी से पहले चला गया। मैंने थोड़ी शराब पी ली है, इसलिए मैं गाड़ी नहीं चला सकता। अगर मैं किसी ड्राइवर को बुलाऊं तो मेरी कार में सिर्फ 2 सीटें हैं, इसलिए वो भी नहीं बैठ पाएंगे। तो चलो पैदल चलते हैं। सालों हो गए जब हम मिले थे, तो हम बातें कर सकते हैं। ठीक है। वैसे भी लक्ष्मी उस समय कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की थी और उनका रिश्ता अच्छा था, लेकिन उस समय दोनों काफी भूले थे, इसलिए उनका रिश्ता कभी प्रेमी प्रेमिका नहीं बना। अब जब एक खूबसूरत लड़की उसे बुला रही थी और उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं था, तो उसने स्वाभाविक रूप से खुशी खुशी हाँ कर दी। वैसे ली, मेरी प्यारी दोस्त, क्या मैंने नहीं सुना था कि तुम आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गई थी? लगता है अभी समय पूरा नहीं हुआ है। तुम जल्दी क्यों लौट आए? क्या तुम्हें याद है कि मैंने एक बार कहा था कि मेरा सपना एक स्टार बनने का है? ये सुनकर भार्गव को याद आया कि ऐसा कुछ हुआ था, इसलिए उसने सिर हिलाया। लक्ष्मी बचपन से ही न केवल सुंदर थी बल्कि गायन और नृत्य में भी निपुण थी। विशेष रूप से उसकी गायन प्रतिभा असाधारण थी और उसे प्रदर्शन से संबंधित मामलों में भी काफी रुचि थी। इसलिए वह हमेशा मनोरंजन उद्योग में काम करना चाहती थी। हालांकि उसके माता पिता रूढ़िवादी थे और मानते थे कि स्टार बनना सही मार्ग नहीं है, क्योंकि इसमें लगातार सार्वजनिक रूप से खुद को प्रदर्शित करना शामिल है, इसलिए उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। बाद में उसके स्टार बनने के सपने को पूरी तरह से चकनाचूर करने के लिए उन्होंने उसे आगे की पढ़ाई के लिए सीधे विदेश भेज दिया। मैं 1 साल विदेश में रही, लेकिन अंततः मैंने फैसला किया कि मुझे अपने सपने को पूरा करना ही होगा। इसलिए मैं वापस आया और अपनी प्रतिभा के दम पर शिंग्याओ एंटरटेनमेंट में शामिल हो गया। ये सुनकर भार्गव दंग रह गया। शिंग्याओ एंटरटेनमेंट, ये कैसा संयोग है? क्या ये वही कंपनी नहीं थी जिसे उसने अभी अभी फ्लैश सेल में खरीदा था? खैर, शायद मेरे माता पिता सही थे। मनोरंजन जगत बहुत ही अंधकार में है। बोलते बोलते उसकी आंखों में अचानक उदासी छा गई और हल्के हल्के आंसू आ गए। लक्ष्मी ने सिर ऊपर उठाकर गहरी सांस ली और फिर भार्गव की ओर देखा। भार्गव, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बोलते बोलते वह अपने आंसू नहीं रोक पाए और जोर जोर से रोने लगी, जिससे भार्गव असहाय महसूस करने लगा। इसके बाद लक्ष्मी ने एक ऐसी घटना सुनाई जिससे भार्गव के दिल में भी सिहरन दौड़ गई। पता चला कि लक्ष्मी अपने सपने के साथ मोदू लौटी और अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए शिंग्याओ एंटरटेनमेंट में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गई। लेकिन मनोरंजन जगत के अलिखित नियम उस पर हावी हो गए। शिंग्याओ एंटरटेनमेंट मुख्यालय के संचालन निदेशक ली हेंगली को वह पसंद आ गई। वह उसे रोज परेशान करता था, लगातार धमकियों और प्रलोभनों का इस्तेमाल करता था, जिससे लक्ष्मी हर बार मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाती थी। अगर उसकी एजेंट सिस्टर ली उसकी मदद न करती तो उसे कई बार नुकसान पहुंच सकता था। इसी वजह से सिस्टर ली ने ली हेंगली को नाराज कर दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसने एक बार उसकी शिकायत उच्च अधिकारी से की, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। चूंकि ली हेंगली शिंग्याओ एंटरटेनमेंट के उपाध्यक्ष वांग शौफा का बहनोई है, इसलिए शिकायत को तुरंत दबा दिया गया। इसके अलावा उसे सीधे जियांगडू शहर में एक आंतरिक क्लर्क के रूप में काम करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। उसने नौकरी छोड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन 3 साल का अनुबंध अभी पूरा नहीं हुआ था और अनुबंध की शर्तें उस पर सख्त थीं। अगर वह इस्तीफा देती तो उसे अनुबंध के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना देना पड़ता। उसके लिए ये राशि वहन करना असंभव था। उसने सोचा था कि अगर वह इसे सह लेगी तो मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन कल उसे खबर मिली कि ली हेंगली को अस्थायी रूप से जियांगडू शहर में तैनात किया जा रहा है और वह कल आ रहा है।
इस बार वह क्लास रियूनियन में सिर्फ अपना मूड बदलने के लिए गई थी। उसने भार्गव या किसी और को इन बातों के बारे में बताने का इरादा नहीं किया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके सहपाठियों में उसकी मदद करने का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन अभी डिनर के दौरान जब उसने भार्गव के चारों ओर प्रभावशाली लोगों को देखा तो उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लक्ष्मी की बात सुनने के बाद भार्गव भी भयंकर क्रोध से भरा हुआ था। स्वाभाविक रूप से बाहरी गपशप में मनोरंजन उद्योग के अलिखित नियमों का अक्सर जिक्र होता था, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते वह बस सुनता रहता था। शायद आप इसमें शामिल दुर्भाग्यशाली लोगों पर तरस खाते, लेकिन ज्यादातर लोग इसे केवल मनोरंजन मानते थे, या यहाँ तक कि दावा करते थे कि वे छोटे मोटे सितारे स्वेच्छा से अपनी प्रतिष्ठा को ऊपर उठाने के लिए इस स्तर तक गिर जाते हैं। हालांकि आज ऐसा उसके ठीक बगल में, खासकर उसकी अपनी कंपनी में हो रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सच में इस क्षण लक्ष्मी की आंखों में एक तेज चमक फूट पड़ी, मानो उसे अंधेरे में प्रकाश की किरण मिल गई हो। भार्गव का सकारात्मक उत्तर देखकर लक्ष्मी खुद को रोक नहीं पाए और अचानक भार्गव की बाहों में गिर पड़ी। उसने इतने लंबे समय से जो लाचारी दबा रखी थी वह इस क्षण फूट पड़ी और लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगी। भार्गव ने उसे पूरी तरह से अपना गुस्सा निकालने दिया और उसके सुंदर बालों को धीरे से सहलाया। चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। जब भार्गव घर लौटा तो लगभग आधी रात हो चुकी थी। लक्ष्मी को दिलासा देकर वापस भेजने के बाद उसने टैक्सी लेकर रिहायशी इलाके में वापसी की। अपनी कार के बारे में उसने वांग किमिंग को सूचित किया और उनसे कहा कि वे किसी को चाबी लेकर कार वापस लाने का इंतजाम करें। अप्रत्याशित रूप से फोन करने के बाद वांग किमिंग खुद आ गए और उत्साहपूर्वक कार चलाकर उसके लिए वापस लाए। उन्होंने उसे दस्तावेजों का एक बंडल भी दिया, जिसमें हाल ही में बटलर पद के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के नाम थे, जिनमें से सबसे उत्कृष्ट उम्मीदवारों को पहले ही छांट लिया गया था। हालांकि जब भार्गव ने देखा कि छटाई के बाद भी लगभग 200 दस्तावेज बचे हैं, तो वह कड़वी मुस्कान से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। प्रस्तावित वेतन बहुत अधिक था, निश्चित रूप से कई प्रतियोगी होंगे। डिंग, मॉल आइटम अपडेट हो गए हैं, कृपया इन्हें तुरंत देखें। होस्ट आइटम, वेलोंग सिक्योरिटी कंपनी, कीमत 1 युआन। अरे वाह, ये तो कमाल है। वेलोंग सिक्योरिटी कंपनी मुख्य रूप से धनी व्यक्तियों और राजनेताओं के लिए निजी अंगरक्षक सेवाएं प्रदान करती है, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए ऑन साइट सुरक्षा भी उपलब्ध कराती है। वेलोंग सिक्योरिटी कंपनी वर्तमान में जियांगडू शहर की सबसे प्रसिद्ध और सबसे महंगी सुरक्षा कंपनी है। इसका कारण यह है कि वहां के सभी कर्मचारी पूर्व विशेष बलों के सैनिक हैं, जिनमें से प्रत्येक अकेले 10 विरोधियों से लड़ने में सक्षम है, और उन सभी के पास विभिन्न व्यक्तिगत प्रतिभाएं हैं। उसने तुरंत फोन किया और वेलोंग के महाप्रबंधक हॉन तियानलोंग से लक्ष्मी की सुरक्षा के लिए 2 अंगरक्षकों का इंतजाम करने को कहा। लक्ष्मी के अनुसार वह आदमी हर जगह मौजूद था और उसके तरीके बेहद क्रूर और बेशर्म थे। कौन जाने कहीं वह सुबह जल्दी आकर लक्ष्मी के घर पर उसे परेशान न करने लगे। इसके अलावा उसने हॉन तियानलोंग से कल के लिए 4 अंगरक्षकों का इंतजाम करने को भी कहा। इंतजाम करने और लक्ष्मी को सूचित करने के बाद उसने डॉइन खोला। जैसे ही उसने खोला, उसने देखा कि उसका निजी संदेश बॉक्स संदेशों से भरा हुआ था। उनमें से ज्यादातर स्ट्रीमर थे जो पिछली बार हुआ जियू के साथ हुई घटना से प्रेरित होकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। भार्गव ने इन सभी संदेशों को नजरअंदाज कर दिया। वे सभी पैसे के पीछे भागने वाली, ग्रीन टी वाली लड़कियां थीं। उन्हें हटाने के बाद उसने फिर से लिटिल मैचेस्टिक के लाइव स्ट्रीम पर क्लिक किया, लेकिन इस समय अंदर का माहौल काफी तनावपूर्ण लग रहा था। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि वह फिर से वेईयू से जुड़ी हुई थी। क्या हुआ? क्या तुम्हारा बड़ा भाई आज यहाँ नहीं है, इसलिए लड़ने से डर रही हो? वेईयू ने व्यंग्य भरी नज़र से उन्हें उकसाया। क्या उसे सबक नहीं मिला? क्या उसने पिछली बार ठीक से स्क्वैट नहीं किया था? बिल्कुल, वह बहुत ज्यादा ढीठ हो रही है। बहन चाय, उसे छोड़ दो। भाई पियाओ के न होने पर ही उसे चिल्लाना आता है। बेशर्म! उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लाइव स्ट्रीम रूम में मौजूद खिलाड़ी गुस्से से चिल्ला उठे। क्या हम सिर्फ इसलिए नहीं लड़ सकते क्योंकि वह यहाँ नहीं है? वैसे भी वह खुद को क्या समझता है? क्या हमारे बड़े भाइयों को लड़ने से पहले उसके आने का इंतजार करना पड़ेगा? हम आज तुमसे लड़ रहे हैं, हिम्मत है तो। लिटिल मैचेस्टिक रूम में खिलाड़ियों की बातें सुनकर वेईयू ने तिरस्कार से होंठ सिकुड़े और घमंड से बोली, भाई अपियाओ यहाँ हैं। अचानक एक तेज नजर वाले खिलाड़ी ने भार्गव को प्रसारण में आते देखा। स्वागत है अपियाओ। लिटिल मैचेस्टिक भी भार्गव को आते देखकर बहुत उत्साहित थी। अभी अभी जब उसका रैंडमाइजेशन हुआ तो उसका फिर से वेईयू से कनेक्शन हो गया, जो उसके पीके शुरू करने का इंतजार कर रहा था और उसे लगातार मुश्किल में डाल रहा था। एक स्ट्रीमर होने के नाते एक बार पीके शुरू हो जाए तो आप कॉल काट नहीं सकते, क्योंकि इससे आपके प्लेटफॉर्म का महत्व रैंकिंग कम हो जाएगी।
लेकिन अगर वह कॉल नहीं काटती तो ये साफ था कि उसकी होम टीम जीत नहीं सकती थी और सजा पक्की थी। अगर यह किसी और स्ट्रीमर की सजा होती तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती, हार तो हार होती है और वह सजा भुगत लेती। लेकिन वेईयू की सजाएं हमेशा बेहद अपमानजनक होती थीं। एपियाओ के आने की खबर सुनकर सामने वाले वॉर गॉड ने तुरंत माइक ले लिया। तुम एपियाओ हो, है ना? मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा था। कुछ राउंड खेलना चाहोगी? पिछली बार वॉर गॉड को हार का सामना करना पड़ा था और वह बहुत गुस्से में था। इसलिए आज उसने अपने कुछ साथियों को बुलाया, अपनी इज्जत वापस पाने के लिए तैयार। कैसे खेलना चाहते हो? भार्गव ने तुरंत माइक ले लिया। एक ही राउंड में विजेता तय हो जाएगा, खर्च की कोई सीमा नहीं है। अगर तुम हार गए तो लिटिल मैचस्टिक 3 दिन मेरे साथ रहेगा। युद्ध देवता ने सीधे सीधे कहा। क्या वो कमीना ऐसा कैसे कह सकता है? बेशर्म, ये एलएसपी काफी समय से सिस्टर चाई पर नजर रखे हुए है। शर्मनाक, हमारी देवी का अपमान करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे मार डालो। सिस्टर चाई, आपको इस तरह के पीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मुझे दूसरी तरफ लेवल 50 से ऊपर के कई अकाउंट और 2 लेवल 60 के अकाउंट दिख रहे हैं। क्या 2 लेवल 60 के अकाउंट हैं? डॉइन पर लेवल 60 का मतलब है 20 मिलियन खर्च करना, जो ताकत का प्रतीक है। अगर वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं तो ये राउंड वाकई मुश्किल होगा। खासकर जब उन्होंने कहा कि यह बिना किसी सीमा वाली लड़ाई है तो तुरंत जीत की कोई शर्त नहीं होगी और प्रतिद्वंद्वी को 150-000 से हराना अंतिम लक्ष्य नहीं होगा। दूसरी तरफ इतने सारे उच्च स्तरीय खाते देखकर भले ही उन्होंने पिछली बार भार्गव की उदारता देखी थी, फिर भी वे थोड़ा अनिश्चित महसूस कर रहे थे। लेवल 60 के खिलाड़ियों के लिए एक राउंड में कुछ मिलियन खर्च करना मुश्किल नहीं है। और अगर तुम हार गए तो? जैसे ही लिटिल मैचस्टिक मना करने ही वाला था, भार्गव बोला। हार? हम कैसे हार सकते हैं? युद्ध देवता ने घमंड से कहा। वह इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था और उसके दोस्तों में कई ऐसे थे जिनकी संपत्ति करोड़ों में थी। हालांकि पिछली बार एपियाओ काफी मजबूत लग रहा था, उसने सिर्फ 2 मिलियन से थोड़ा अधिक खर्च किया था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने तैयारी नहीं की थी। आज वह अकेले ही 2 या 3 मिलियन खर्च कर सकता है, इन अच्छे भाइयों के समर्थन के साथ। इस राउंड में 10 मिलियन खर्च करना तो कुछ भी नहीं है। डॉइन पर कई खिलाड़ी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जो एक ही राउंड में 10 मिलियन खर्च कर सके। आखिर करोड़ों की संपत्ति का मतलब यह नहीं कि आपके पास करोड़ों की नकदी हो। अगर आप हार गए तो दूसरी तरफ के सभी खिलाड़ियों को न सिर्फ 1000 स्क्वैट्स करने होंगे, बल्कि इस राउंड का सारा मुनाफा पिछले राउंड के मुनाफे समेत लिटिल मैचस्टिक को देना होगा। इसके अलावा आप सभी को माफी मांगनी होगी और कहना होगा, दादी लिटिल मैचस्टिक, अगली बार हम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसे 10 बार कहिए, भार्गव ने सीधे सीधे कहा। वह इतनी देर तक सिर्फ दूसरी तरफ की ग्रीन टी बिच को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ना नहीं चाहता था। ये सुनकर वेईयू तुरंत चिल्लाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अपना मुनाफा कौन छोड़ता है? क्या उसने यह मैच सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही नहीं करवाया था? हालांकि वह पिछली बार हार गई थी और उसने बहुत सारे स्क्वैट्स किए थे, लगभग थक चुकी थी, फिर भी उसे काफी मुनाफा हुआ था। अब उसे ये सब उगलने के लिए कहा जा रहा है। ये कैसे संभव है? चुप रहो। युद्ध देवता ने वेईयू की बातों से बेहद नाराज होकर उसे तुरंत डांट लगाए। अगर आज इस टीम के साथ हार गए तो वेईयू को लाइव स्ट्रीम पर अपनी हार का ऐलान करना पड़ेगा। ये नामुमकिन नहीं है। चूंकि तुम खेलना चाहते हो तो मुझे भी शर्तें बदलनी होंगी। अगर तुम हार जाते हो तो लिटिल मैचस्टिक को 1 हफ्ते तक मेरे साथ रहना होगा, बिना किसी विरोध के, मेरे इशारों पर। इसके बाद युद्ध देवता ने अपनी मांगें रखीं। क्या तुम ये सुनिश्चित कर सकते हो कि अगर तुम हार गए तो वेईयू हर्जाना देने को तैयार है? भार्गव ने धीरे से कहा। बिल्कुल, लेकिन तुम्हारा क्या तुम लिटिल मैचस्टिक के लिए फैसले ले सकते हो? इस समय भार्गव ने लिटिल मैचस्टिक को हिचकिचाते हुए देखा और सीधे पब्लिक चैट में एक वाक्य टाइप किया, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? सामान्य परिस्थितियों में छोटी माचिस की तीली इस तरह की शर्त के लिए कभी राजी नहीं होती, लेकिन किसी अज्ञात कारण से भार्गव की बातें सुनकर उसने मानो किसी आवेश में आकर सिर हिलाया। मुझे तुम पर भरोसा है। जब सामने वाले युद्ध देवता ने छोटी माचिस की तीली को राजी होते देखा तो वह मुस्कुरा उठा। उसकी निगाहें छोटी माचिस की तीली पर और भी तीव्र हो गईं, मानो वह पहले से ही उसकी संपत्ति हो। वह पहले से ही सोच रहा था कि जीतने के बाद वह इस खूबसूरत स्त्री के साथ 1 सप्ताह तक कैसे आनंद लेगा। पीके शुरू हुआ। इस बार ये 10 मिनट के लिए निर्धारित किया गया था, जिससे उन्हें उपहार भेजने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। शुरुआत में ही प्रतिद्वंद्वी ने स्पष्ट रूप से अपनी ताकत दिखाने के लिए 100 हुआजी सिगरेट भेजी और स्कोर तुरंत 3 मिलियन अंक तक पहुंच गया। भार्गव मुस्कुराया, 200 हुआजी सिगरेट भेजी और तुरंत स्कोर को पार कर गया। भाई पियाओ कमाल है।
भाई पियाओ से यही उम्मीद थी। 200 हुआजी भेजना 200 छोटे दिल क्लिक करने जैसा है, वह पलक भी नहीं झपकाता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी खिलाड़ी बेहद उत्साहित थे और 666 टाइप करने लगे। स्को को तुरंत दबा हुआ देखकर वेई यू का दिल जोर से धड़कने लगा। हम हार नहीं सकते, हम हार नहीं सकते। उसने मन ही मन प्रार्थना की। अगर वे हार गए तो न केवल उसकी मेहनत बेकार जाएगी, बल्कि उसे 1000 स्क्वैट्स भी करने पड़ेंगे, जो किसी को भी थका सकते हैं। लेकिन युद्ध देवता ने व्यंग्य करते हुए कहा, भाइयों अब शुरू करो। जैसे ही उसने ये कहा, वेई यू के लाइव स्ट्रीम रूम में हुआजी सिगरेटों की बारिश होने लगी। 100, 200, 300, 1500। स्को पल भर में 48 मिलियन पॉइंट्स तक पहुंच गया। वेई यू उत्साह से उछल पड़ी। धन्यवाद भाई युद्ध देवता, धन्यवाद भाई दा तियान वेई लॉन्ग, धन्यवाद भाई जियान डैन, धन्यवाद भाई दा युआन। वेई यू कांपती हुई आवाज में हुआजी सिगरेट भेजने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देती रही। इसके साथ ही कुल 4.8 मिलियन खर्च हुए और उसे तुरंत 2.4 मिलियन का राजस्व प्राप्त हुआ। क्या हुआ पियाओ, क्या तुम डर गई? अपनी ताकत के साथ भी तुम मेरे भाई युद्ध देवता को चुनौती देने की हिम्मत कर रही हो। तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है। प्रतिद्वंद्वी के स्कोर में कोई बदलाव न देखकर वेई यू और भी अहंकारी हो गई और सीधे उन पर हमला करने लगी। प्रतिद्वंद्वी द्वारा अचानक 4.8 मिलियन खर्च करते देख लिटिल मैचेस्टिक के लाइव स्ट्रीम रूम में सन्नाटा छा गया। लेवल 60 के बड़े भाई से यही उम्मीद थी, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। हमें क्या करना चाहिए? क्या अभी भी कोई उम्मीद है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हालांकि वे सभी भार्गव को शक्तिशाली मानते थे, लेकिन इतना अधिक स्कोर देखकर उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। हालांकि भार्गव पिछली बार जब भार्गव जीता था तब उसने कुल मिलाकर लगभग 24 लाख ही खर्च किए थे, लेकिन अब प्रतिद्वंद्वी ने सीधे 48 लाख खर्च कर दिए हैं, 2 गुना। खासकर तब जब प्रतिद्वंद्वी का स्कोर बढ़ते देख भार्गव ने कोई चाल नहीं चली। छोटी माचिस की तीली ने देखा कि भार्गव काफी देर तक हिले नहीं और घबराकर अपने होंठ चबाने लगी। भाई पियाओ, प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत ज्यादा है, ज्यादा जोर मत लगाओ। अगर हम जीत नहीं सकते तो हार मान लेते हैं। हमें सोच समझकर खर्च करना होगा। हालांकि वह बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन वह भार्गव के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहती थी। ये स्थिति उसकी अपनी पसंद थी, वह किसी और को दोष नहीं दे सकती थी। हे, बस इतना ही। मुझे लगा था कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, पता चला कि तुम तो बस पीतल के डंडे पर चांदी का भाला हो। ये देखकर कि प्रतिद्वंद्वी ने इसको नहीं बढ़ाया था और केवल 1 मिनट बचा था, युद्ध देवता खुलकर हंसे। छोटी माचिस की तीली की ओर उनकी निगाहें और भी तीव्र थीं। ये खूबसूरत चीज अब उसकी होने वाली थी। वेई यू के चेहरे पर मुस्कान थी, उसे लगा जैसे इस बार उसकी लॉटरी लग गई हो। लेकिन तभी भार्गव ने कहा, माफ कीजिए, मुझे अभी एक कॉल आया था। बोलते ही उसने गिफ्ट पैनल पर क्लिक कर दिया। बूम टिल्ड। अगले ही पल लाइव स्ट्रीम रूम में मौजूद सभी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। लिटिल मैचेस्टिक की हेल्थ बार ने पल भर में उसके प्रतिद्वंदी के 48 मिलियन पॉइंट्स को कुचल दिया, जो उस समय किसी भयंकर तूफान में फंसी छोटी नाव की तरह थे, मानो एक काले बिंदु में सिमट गए हों। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये कितना है? 9999 हुआजी। हे भगवान, कोई ऐसे कैसे जी सकता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लाइव स्ट्रीम में मौजूद सभी खिलाड़ी पागल हो गए। उन्होंने ऐसा चमत्कारिक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। लिटिल मैचेस्टिक खुद कांप रही थी और खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। इस तरफ के उन्माद के सामने गॉड ऑफ वॉर की टीम पूरी तरह से स्तब्ध थी। 9999 हुआजी। ये लगभग 30 मिलियन है। हालांकि वे इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे, उनके पास कुल मिलाकर केवल 10 मिलियन से कुछ अधिक ही थे। उन्हें पहले से ही लग रहा था कि उन्होंने भार्गव को कमतर आंका था, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थे। ये व्यक्ति पैसे को ऐसे समझ रहा था जैसे वह पैसा ही न हो। एक ही बार में 30 मिलियन, यहाँ तक कि जिनके पास 10 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति है, वे भी ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वे इसे वहन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे धनवान लोग ज्यादातर समझदार होते हैं। 30 मिलियन का क्या फायदा? किसी महिला स्ट्रीमर को टिप देना। इतने पैसे में वे कितनी युवा मॉडल और सेलिब्रिटीज को देख सकते थे। इसके अलावा बड़े स्ट्रीमर्स के लाइव रूम में हुजी की बारिश करने वाले उन बड़े भाइयों में से कितने असली थे? उनमें से ज्यादातर रिटर्न वोट, एक्टिव वोट और ई-कॉमर्स वोट थे। पहले 2 वोट आम दर्शकों को उपहार देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए थे, जबकि बाद वाले ई-कॉमर्स वोट लोकप्रिय स्ट्रीमर्स को उनके उत्पादों के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए दिए जाते थे। नहीं तो वे उनमें इतना निवेश कैसे कर सकते थे? लेकिन अब किसी का एक छोटे स्ट्रीमर पर एक ही बार में 30 मिलियन से ज्यादा खर्च करना, इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। अगर यह व्यक्ति पागल नहीं है तो वह या तो बहुत अमीर है या बेहद अमीर। स्पष्ट रूप से ये व्यक्ति बाद वाला है। युवा मास्टर हूँ, हम इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते।
माफ करना, विरोधी की ताकत बहुत ज्यादा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युद्ध के देवता कहे जाने वाले भाइयों ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ अलविदा कहा और लाइव स्ट्रीम छोड़ दी। कुछ लोग आक्रामक होकर उकसाने आए थे, लेकिन एक ही व्यक्ति ने उन्हें कुचल दिया। उनके पास रुकने की हिम्मत नहीं थी, और इसी 9,999 हुआजी बारिश की वजह से लिटिल मैचेस्टिक की लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता तुरंत पूरे प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 पर पहुंच गई। पल भर में लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की संख्या 30 से बढ़कर 50,000 से ज्यादा हो गई और लोग लगातार जुड़ते जा रहे थे। हर खिलाड़ी जो अंदर आया वह अपनी आंखों के सामने स्कोर देखकर हैरान रह गया। धिक्कार है, क्या ये आंकड़े फर्जी हैं? 300 मिलियन से अधिक अंक। ये अरबपति कहाँ से आया? मैं सचमुच हैरान हूँ। अमीर मालिक कहाँ है? जल्दी करो, मुझे अपने पैर से चिपकने दो। मैं गा सकती हूँ, नाच सकती हूँ और तुम्हारा बिस्तर गर्म कर सकती हूँ। यहाँ से गुजरते हुए मौका मत चुकना। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक दूसरे से पूछने के बाद वे लगभग पूरी कहानी समझ गए और सभी और भी उत्साहित हो गए। उन्हें अभी भी विरोधी को माफी मांगते, घुटने टेकते और उसे दादी कहते हुए देखना था। वेई यू अपनी कुर्सी पर धंसी हुई थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसका दिमाग सुन्न था। खत्म हो गया। जैसे ही पीके काउंटडाउन का आखिरी सेकंड खत्म हुआ, जीत शब्द ऊपर तैरता हुआ दिखाई दिया। लिटिल मैचेस्टिक के पूरे लाइव स्ट्रीम में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। ठीक है, अपना प्रदर्शन शुरू करो। सिस्टर चाई, तुरंत ट्रांसफर के लिए अपना अकाउंट नंबर विरोधी स्ट्रीमर को भेजो, भार्गव ने शांत स्वर में कहा, लेकिन यह आवाज वेई यू के कानों में मौत की घंटी की तरह लगी। भाई गॉड ऑफ वॉर, क्या हमें सच में हार माननी पड़ेगी? मानो, इतने सारे लोग देख रहे हैं, वह कैसे मुकर सकता था? वह फिर कभी अपना चेहरा कैसे दिखाएगा? शोकग्रस्त चेहरे वाली वेई यू के पास धन हस्तांतरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और दिल में दर्द था। अब तुम्हारी बारी, लिटिल मैचेस्टिक से पूछकर और धन के आने की पुष्टि करने के बाद भार्गव ने युद्ध के देवता की ओर देखते हुए फिर से बात की। ए प्याओ, इस बार हम हार गए, मैं हार स्वीकार करता हूँ। मैं माफी मांग सकता हूँ, लेकिन उसे दादी कहने की बात छोड़ दे तो बेहतर होगा। मैं लिटिल मैचेस्टिक को 10 लाख अतिरिक्त मुआवजा दूंगा। क्या सोचते हो, कोई सौदा नहीं? एक आदमी अपना वचन रखता है। भार्गव ने सीधे मना कर दिया। क्या तुम्हें इतना आक्रामक होना जरूरी है? और जब तुम आक्रामक हो रहे थे तो क्या तुमने कभी लिटिल मैचेस्टिक की भावनाओं का ख्याल रखा? भार्गव को ऐसा कहते देख लाइव स्ट्रीम में मौजूद अन्य खिलाड़ी भी बोल पड़े। बिल्कुल, तुम पहले इतने अहंकारी थे, सिस्टर चाई को हर तरह की सजा भुगतने पर मजबूर कर रहे थे। अब जब तुम्हारी बारी है तो तुम पीछे हटने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, ठीक है, बदमाश मत बनो। वादा होता है, हमें तुम्हें नीचा दिखाने पर मजबूर मत करो। जल्दी से माफी मांगो और उसे दादी कहो। मैं मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहा हूं और डेटा महंगा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हमेशा अकड़ दिखाने वाले को हारते देख ये खिलाड़ी और भी जोश में आ गए। कुछ खिलाड़ी जो अमीरों से दुश्मनी रखते थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, बाद में वीडियो पोस्ट करके उसकी और आलोचना करने की योजना बना रहे थे। लिटिल मैचेस्टिक की दादी, मुझे माफ करना, अगली बार हम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या इतना काफी है? गॉड ऑफ वॉर ने दांत पीसते हुए जल्दी से एक बार कहा। 10 बार, 9 बार और? भार्गव निर्दयी था। ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना ही चाहिए था। इतने सारे लोगों के सामने 10 बार उसे दादी कहने के बाद भविष्य में लिटिल मैचेस्टिक को परेशान करने की हिम्मत उसके पास नहीं रहेगी। लिटिल मैचेस्टिक की दादी, इस समय उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं, उसके नाखून उसकी त्वचा में गड़ रहे थे। अगर नजरें मार सकती तो भार्गव अब तक छलनी हो चुका होता। अपने गुस्से और अपमान को दबाते हुए गॉड ऑफ वॉर ने उसे 10 बार दादी कहा, फिर तुरंत ऑफलाइन हो गया। सचमुच इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि और देर तक रुक नहीं सका। अब तुम्हारी बारी। इस समय भार्गव ने वेई यू की ओर देखा। अरे भाई अपियाओ, यह मेरी गलती है। देखिए, मैंने अपनी सारी कमाई लिटिल मैचेस्टिक को दे दी है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरे लिए भी यह आसान नहीं है। देखिए, क्यों ना हम सजा बदल दें, या मैं इसे आपके लिए अकेले में कर दूं। वेई यू नखरे और दया का भाव दिखाने लगी, लगातार भार्गव पर अपनी पलकें झपकाती रही। धिक्कार है, मैंने बेशर्म लोग तो देखे हैं, लेकिन इतनी बेशर्म कभी नहीं देखी। सच में, अगर आप लंबे समय तक जिएंगे तो आपको डॉइन पर हर तरह के राक्षस देखने को मिलेंगे। ऐसी मस्खरा, पता नहीं उसका बड़ा भाई उसे कैसे बर्दाश्त करता है। उसके बड़े भाई के दांत अच्छे हैं, इसलिए जलन मत करो। सच कहूं तो लाइव बंद होने पर उसकी फिगर बुरी नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर लाइव स्ट्रीम में मौजूद सभी खिलाड़ी उसकी आलोचना करने लगे। वे आमतौर पर वेई यू के व्यवहार को नापसंद करते थे, लेकिन उसका परिवार संपन्न था, इसलिए वे पलटवार नहीं कर सकते थे। अब जब दीवार गिर ही गई है तो उस पर कुछ और बार पैर क्यों न रखा जाए।
बकवास बंद करो, बस करो। भार्गव को ऐसी महिला के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी और न ही उसे उस पर दया आई। भीड़ के दबाव में वेईयू के पास स्क्वैट्स का अपना लंबा सफर शुरू करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम लोग उसे खत्म करते हुए देखो, मुझे कुछ काम है, मैं पहले लॉग ऑफ कर रहा हूं। भार्गव के पास सजा देखते रहने का समय नहीं था। 1000 बार उकड़ू बैठने में कितना समय लगेगा। उसने अलविदा कहा और जाने ही वाला था कि भार्गव ने कहा, धन्यवाद भाई पियाओ। क्या हम वीचैट पर एक दूसरे को ऐड कर लें? ओह ठीक है। लिटिल मैचस्टिक को ये कहते सुनकर भार्गव पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर उसने मना नहीं किया। अरे वाह बहन चाय, तुम कभी किसी को वीचैट पर ऐड नहीं करती, लेकिन भाई पियाओ के लिए अपना नियम तोड़ रही हो। धिक्कार है, मुझे बहुत जलन हो रही है। भाई पियाओ अभी भी कमाल के हैं, उन्होंने बहन चाय को अक्ल सिखा दी। इन खिलाड़ियों को बस मुसीबत खड़ी करना पसंद था। दोनों को वीचैट पर एक दूसरे को ऐड करते देख वे दोनों ईर्ष्यालु थे और उन्हें उकसा रहे थे। भार्गव ने उनकी अनदेखी की, उसे वीचैट पर जोड़ा और ऑफलाइन हो गया। हालांकि वीचैट पर लिटिल मैचस्टिक का अवतार चमकने लगा। भाई पियाओ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं यह मुझे नहीं पता, और शायद आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। मुझे अपना पता दे दीजिए, मैं आपको बाद में कुछ स्थानीय व्यंजन भेज दूंगा। आशा है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह ठीक है। भार्गव ने संकोच नहीं किया और लिटिल मैचस्टिक के इस नेक काम को सहर्ष स्वीकार कर लिया। वह उसे 1 साल से ज्यादा समय से देख रहा था। हालांकि उसने उसे कैशबैक इनाम के लिए टिप दी थी, लेकिन वह जानता था कि यह लड़की संतुष्ट और आभारी है, और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए उसने इन कुछ राउंड में उसकी मदद की। वह न केवल उसकी मदद कर सकता था, बल्कि खुद भी अच्छा खासा कैशबैक इनाम जीत सकता था। क्यों नहीं, वाकई आज रात के इस राउंड में उसे 300 मिलियन से ज्यादा का कैशबैक मिला। कितना संतोषजनक। लिटिल मैचस्टिक को अपना पता भेजने के बाद उन्होंने कुछ और बार बातचीत की और फिर भार्गव नहाने चला गया। उसने 12 बजे सिस्टम इनाम मिलने के बाद सोने की योजना बनाई थी। कल उसे अपने पुराने स्क्वाड लीडर की एक समस्या सुलझाने में मदद करनी थी। ठीक 12 बजे के बाद सिस्टम की सूचना की आवाज़ उम्मीद के मुताबिक सुनाई दी। डिंग। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।